चलो आज आप लोगों का शुरू करने जा रहे हैं इसमें नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड। हम लोग अभी तक लुईस सिंबल्स तक पढ़ चुके हैं, मींस हमारे पास इंट्रोडक्शन हो चुका है और अब आपके पास सबसे पहला बॉन्डिंग टाइप जो आने जा रहा है वो क्या रहेगा अपने पास, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड वैसे कोई नया नहीं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने आयोनिक बॉन्ड के बारे में इससे पहले पढ़ रखा होगा क्लास 10th में। पर क्लास 10th का अगर आप आयोनिक बॉन्ड देखोगे और 11th का जो आयोनिक बॉन्ड देखोगे, बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब हमें कुछ नई टर्म्स यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी जो कि किसी बॉन्ड फॉर्मेशन के पीछे रीजन बनती है। अभी आपको ये भी नहीं पता होगा कि जो बॉन्ड्स हैं ये बॉन्ड्स को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अपने पास इफेक्ट कर सकते हैं, मतलब कैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी कम होगी। तो हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीटली इन चीजों को कवर करेगा कि बॉन्ड ये बना रहा है तो इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों बना रहा है या कोवलेंट क्यों बना रहा है, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिससे इफेक्ट हो सकता है। और उसके बीच बीच में कुछ नई टर्म्स आप पढ़ोगे जिसके बारे में इससे पहले शायद आपको आइडिया ना हो। तो चलो फिर आज स्टार्ट कर देते हैं आपके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को या फिर आयोनिक बॉन्ड को। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, कोई भी एक ऐसा बॉन्ड जो कि दो एटम्स के बीच में फॉर्म हो जिसमें एक एटम क्या करे, कंप्लीट ट्रांसफर करे। किसका कंप्लीट ट्रांसफर करे, इलेक्ट्रॉन का। तो एक एटम ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डोनेट कर देगा किसको, अपने पास दूसरे एटम को, जिससे कि भाई पहले वाला भी स्टेबल हो जाएगा और दूसरे वाला भी स्टेबल हो जाएगा। बॉन्डिंग के पीछे आप लोगों ने कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, भी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट किया था। बॉन्ड बनाए क्यों जाते हैं, रीजन बिहाइंड बॉन्डिंग क्या रहता है बताओ अपने पास। अगर कोई आपसे बस इतना पूछ लेना कि भाई बॉन्डिंग का रीजन है, जैसे आप ही लोग अपनी रियल लाइफ में बॉन्डिंग क्यों करते हो, टू अचीव स्टेबिलिटी। भाई आप लोग भी तो यही करते हो, अपने जो दोस्त बनाते हो अपने जैसे ही तो बनाते हो। अब अगर आपको घूमना फिरना पसंद है, आवारागर्दी पसंद है, तो आप वैसे ही दोस्त ढूंढोगे। आवारागर्दी कहते हैं उसे। ट्रैवलिंग जो होती है, ट्रैवलिंग होती है किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर प्रॉपर गेयर्स के साथ, बाकी इधर उधर घूमना स्कूटी में 3-3 4-4 लद के और चलान कटवाना, इसको आवारागर्दी कहते हैं। तो ये क्या है, ये आप अपनी लाइफ में जिस तरीके की स्टेबिलिटी सीख कर रहे हो आप वैसी चीजें अपने आसपास ढूंढोगे। तो जो बॉन्डिंग होती है ना, जैसे आपने रियल लाइफ में बॉन्डिंग करी वैसे ये भी बॉन्डिंग कर रहे हैं। पर अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग है ना वो उन दो के बीच में होगी जिनकी डिमांड एक जैसी है। डिमांड एक जैसी होने का मतलब है कि पहला चाहता है मैं इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूं और दूसरा चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन गेन करूं। मतलब कोई लूज करके स्टेबल होना चाहता है तो कोई गेन करके स्टेबल होना चाहता होगा। ऐसे ही दो लोगों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन सकता है, हमेशा आयोनिक। अगर दोनों ही लूज करने वाले हैं तो नहीं होगा, या दोनों ही गेन करना चाहते हैं तो तब भी नहीं होगा। तो यहां पर जो सबसे मेन चीज है, आपको पता है कि जो एटम्स होते हैं हमारे पास, एटम्स बताओ एटम्स कैसे होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, एटम पे कोई चार्ज थोड़ी होता है, एटम्स तो कैसे है अपने पास, वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब दो चीजें हो सकती हैं। सबसे पहला था क्या होगा, व्हेन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो बताओ क्या होगा। जैसे मेरे पास कोई मेटल एटम है एम, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम किनका होता है, मेटल का या नॉन मेटल का, मेटल्स का। मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। आपके मेटल एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज करा तो ये कौन सा आयन बनाएगा, एम पॉजिटिव। ठीक है, फिर सेकंड चीज क्या हो सकती थी कि अगर इसने लूज करा है तो कोई गेन भी कर रहा होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं व्हेन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन गेन होगी तब देख लेते हैं क्या होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन कराते हो, मेरे पास कोई नॉन मेटेलिक एटम है एन, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, एन नेगेटिव। ठीक है, तो एक जगह किसकी फॉर्मेशन हुई, कैटायन की। यहां पे ऊपर कौन फॉर्म हो रहा है, कैटायन, और नीचे कौन फॉर्म हो रहा है, एनायन। ठीक है, अगर देखा जाए ना तो ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, और अगर किसी स्पेस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है उस फोर्स का नाम क्या होता था हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब ये जो एम पॉजिटिव देख रहे हो ना आप, ये एम पॉजिटिव क्या करेगा, मेरे पास ये एम पॉजिटिव और एन पॉजिटिव ना एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहेंगे। ये एम पॉजिटिव और एन पॉजिटिव एक दूसरे के साथ क्या होना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे। और किस फोर्स से जुड़ेंगे, ये कौन सा ऐसा फोर्स है जो यहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा बताओ, ये वीक नेचर का होता है या स्ट्रॉन्ग नेचर का, कैसे नेचर का अपने पास, स्ट्रॉन्ग नेचर का फोर्स है ये रियल फोर्स होता है जो कि दो चार्जेस के बीच में लगता है। ठीक है, तो जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है ना दो आयंस के बीच में जो कि अपोजिटली चार्ज हो, यही किस में रिजल्ट करता है आपके पास, कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन में रिजल्ट करेगा, आयोनिक बॉन्ड में।
रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक या फिर कोवलेंट बात एक ही है। हाँ, आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट, बिल्कुल आयोनिक बॉन्ड बोले या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोले बात एक ही है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करा ना इन दोनों के बीच में, किसमें, मेटल आयन और नॉन मेटेलिक आयन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, इसी को कौन सा बॉन्ड कहते हैं हम लोग, आयोनिक बॉन्ड। यही है वो आपका आयोनिक बॉन्ड, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हमेशा किसके बीच में बनते हैं, जो आयोनिक बॉन्ड है या फिर अपने पास जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, ये हमेशा किसके बीच में फॉर्म होंगे, नॉन मेटल और मेटल। एक मेटल होगा और दूसरा क्या होगा मेरे पास यहाँ पर, नॉन मेटल। और मेटल में भी जो जितना अच्छा मेटल है और नॉन मेटल में भी जो जितना अच्छा नॉन मेटल है, अगर आप ऐसा लेकर के आ रहे हो तो भाई फिर तो आपका बॉन्ड अल्टीमेट लेवल पे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मतलब आप जो मेटल उठाओ ना, मेटल एटम ऐसा उठाओ जिसका साइज बड़ा रहो, और नॉन मेटल जो एटम उठाओ वो ऐसा उठाओ जिसका साइज छोटा रहो। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, एक ऐसा एटम है जो अपने ग्रुप में सबसे शुरू में रखा हुआ है, मतलब अपने पीरियड में। NaCl तो आप सभी को पता होगा। सोडियम जो है वो कौन से ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप नंबर 1, और ग्रुप नंबर 17 का मेंबर कौन होता है मेरे पास, क्लोरीन। तो अगर आप इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड देखोगे ना, ये बहुत ही बढ़िया आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में पड़ रहे हैं, क्योंकि इससे लेफ्ट आप जा नहीं सकते और उसके राइट में नोबल गैस है। तो यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड बन रहा है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग बन रहा होगा एक तरीके से, अच्छी खासी स्ट्रेंथ रखेगा सोडियम क्लोराइड वाला, क्योंकि आपने सबसे बेस्ट मेटल उठा के लाए हो इस पीरियड का, और वैसे इस पीरियड का सबसे बेस्ट क्या उठा के लाए हो, नॉन मेटल उठा के लाए हो। तो जितना अच्छा मेटल और जितना अच्छा नॉन मेटल कंबाइन करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग क्या बनेगा अपने पास, आयनिक बॉन्ड। ये चीज अभी आएगी, ये चीज आएगी हमारे पास फैक्टर्स में। ठीक है, इस चीज को हम लोग फैक्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो नोट बनाकर हम लोग एक चीज लिख देते हैं यहां पर, कि जो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और जो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे ना, ये कितनी जल्दी लूज करेगा और कितनी जल्दी गेन करेगा, इसी बात पे आपकी क्या चीज डिपेंड करेगी, स्ट्रेंथ। तो जो स्ट्रेंथ होती है ना आयनिक बॉन्ड की, वो अभी आप ध्यान रखना, अभी हमें बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ने हैं, अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि जो स्ट्रेंथ है आयनिक बॉन्ड की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ईज ऑफ लॉस और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट ही उसका है, इलेक्ट्रॉन लूज कराना और गेन कराना है, बस, इसमें और कुछ है नहीं। तो जितना जल्दी लूज होगा, जितना जल्दी गेन होगा, उतनी जल्दी आपकी आयनिक बॉन्ड बन जाएगी और उतनी अच्छी स्ट्रेंथ की बनेगी। ऐसे कंपाउंड्स जहां पर आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं हमारे पास, बताओ। NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, और क्या क्या हो सकता है हमारे पास यहां पर, MgO, है ना, और क्या बन सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, और कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एटसेट्रा। ठीक है, मतलब जितनी मर्जी चाहे आप उतने कंपाउंड्स बनाओ। आयनिक कंपाउंड्स अपने पास हमेशा किसके बीच में बनते हैं, एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेटल है और क्लोराइड आयन वहां पर लगा हुआ है, वो क्या है अपने पास, एक नॉन मेटल है। ठीक है, कॉपर का मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सिल्वर अपने पास मेटल हो गया, नाइट्रेट आपके पास NO3 नेगेटिव आयन हो गया। ठीक है, बहुत सारे बना सकते हो आप, जितने मर्जी चाहे उतने आयनिक कंपाउंड्स आप बनाओ यहाँ पर। तो आयनिक कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं वो ज्यादातर आपके पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में फॉर्म हो रहे हैं। अब मैं आपको कह रहा हूं कि अब हमें चलना है स्ट्रक्चर पर, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर वाला पार्ट, वैसे इस साल आपसे जल्दी से कोई स्ट्रक्चर बनवाएगा नहीं, बट 10th में भी ये था, सिलेबस में है, तो इसलिए उसको पढ़ लेते हैं। मैं कोई चेस नहीं खेलता हूं। चलो, अब लुईस स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने सीखे हैं ना, लुईस डॉट, सोडियम क्लोराइड की आपको फॉर्मेशन बतानी है, डॉट फॉर्मेशन, वो भी लुईस डॉट फॉर्मेशन। तो जो फॉर्मेशन हम लोग समझाने जा रहे हैं, कौन सी फॉर्मेशन है अपने पास, लुईस डॉट फॉर्मेशन है। अच्छा, लुईस ने क्या कहा था, लुईस ने कहा था कि हम लोग सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे जो कि आपके पास बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब आउटर मोस्ट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, अंदर के इलेक्ट्रॉन का यहां पर कोई काम नहीं है। सोडियम और क्लोरीन के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है, सबसे पहले हम लोग सोडियम का एटॉमिक नंबर देखेंगे 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, यही होगा, 2 2 4 6 10 2 12 5 17। ये अपने पास क्लोरीन की है, सोडियम की है। सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, क्योंकि इसकी जो थर्ड शेल है वही आउटर मोस्ट शेल है।
और क्लोरीन के लिए वैलेंस शेल कौन है? क्लोरीन के लिए वैलेंस शेल आपकी थर्ड है, तो उसके पास कितने आउटर मोस्ट में? 7। तो मैं सोडियम पर जब सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन करने आएगा तो बताओ सोडियम का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे? सिर्फ एक। और इसके साथ कौन जुड़ने आ रहा है? क्लोरीन। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने हमें? टोटल 7। ठीक है, इस तरीके से दिखाएंगे। अच्छा, एक का डॉट बनाया, एक के मैंने क्रॉस बनाया ताकि हमें पता रहे कि किसके इलेक्ट्रॉन कौन से जब मैं आगे बनाऊं। आप दोनों के ही डॉट बना सकते हो। ठीक है, आप दोनों के डॉट बना लो। सोडियम के आउटर मोस्ट में एक ही होता है इलेक्ट्रॉन, एक ही है। अगर आप इसको देखोगे ना, ये जो सोडियम है क्लोरीन के साथ बॉन्ड क्यों बना रहा है? आपको भी पता है, अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जैसे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Na पॉजिटिव में। और क्लोरीन अगर उसके एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोराइड आयन में, Cl नेगेटिव में। सोडियम पॉजिटिव की कंफिगरेशन कितनी रह जाएगी आपके पास? ये इनर्ट गैस कंफिगरेशन रह जाएगी 1s2 2s2 2p6। किसके जैसी हो गई है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन? 4 6 10 नियॉन। और क्लोरीन नेगेटिव की किसके जैसी हो जाएगी? आर्गन जैसी, क्योंकि ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे क्योंकि इन दोनों की डिमांड एक जैसी है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां पर जाएगा अपने पास। ठीक है, ठीक है, उसमें जो बीच में आपके पास कॉम्बिनेशन होता है ना, बीच में प्लस भी बनाना होता है, प्लस किसी ने नहीं बना रखा। अब आपके पास ये जो सोडियम है, सोडियम ने क्या करा? सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। किसको डोनेट कर दिया? क्लोरीन को डोनेट कर दिया। तो सोडियम पे कैसा चार्ज आएगा मेरे पास? अब एक पॉजिटिव चार्ज आएगा सोडियम पर। क्या सोडियम ने अपने आउटर मोस्ट में कोई इलेक्ट्रॉन बचाया हुआ है क्या? नहीं, तो आप दिखाओगे भी नहीं। पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे क्योंकि लूज कर रहे हैं। अब क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स रख लिए अपने आउटर मोस्ट में? जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसके पास कहां से आया है? सोडियम से। और NaCl में एक सोडियम पर एक ही क्लोरीन तो लगी है, तो मैं एक ही क्लोराइड रखूंगा और इसके ऊपर कैसा चार्ज दिखाऊंगा? नेगेटिव चार्ज। ये हो गई आपके पास इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है, ये बनाना था आपको, बना दो इसको फटाफट। अब एक ऐसा एग्जांपल करा रहा हूं जिसमें एक एटम पर अगले वाले के दो लगे हुए होंगे। जैसे इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, आप लोग देखो मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन। अगर आपको मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना आता है तो कैल्शियम क्लोराइड भी वैसे ही बन जाएगा, क्योंकि दोनों अपने पास सेम ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का मेरे को बताओ, मैग्नीशियम का अपने पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। कंफिगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2। क्लोरीन की तो अभी अभी हम लोगों ने देखी थी कंफिगरेशन, कितनी थी? 1s2 2p6 3s2 और उसके बाद आ जाएगा 3p5। ठीक है, बताओ मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। थर्ड शेल है इसके आउटर मोस्ट, थर्ड शेल में 2 है। और इसकी थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में? 7। ठीक है, तो मैग्नीशियम जब मैं बनाऊंगा, मुझे बताओ मुझे मैग्नीशियम पर कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाने चाहिए? लुईस का कहना है आप आउटर मोस्ट दिखाओगे बस, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, बाकी आपके पास इनएक्टिव या इनर्ट रहते हैं। तो 2 दिखाएंगे। और क्लोरीन पर कितने दिखाएंगे? लेकिन एक चीज बताओ, एक मैग्नीशियम पर कितने क्लोरीन लगे? 2। तो एक मैग्नीशियम के साथ कितने क्लोरीन इंटरैक्ट करने आए होंगे? 2 क्लोरीन आए होंगे। तो मुझे यहां भी कितने क्लोरीन बनाने पड़ेंगे? टोटल 2। और एक क्लोरीन पर कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे हम लोग? 7। अब होगा क्या कि भाई दोनों क्लोरीन की डिमांड एक जैसी है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैग्नीशियम अपना पहला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और दोनों यहां से अपने पास सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन अब जो मेन चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो रखना है राइट हैंड साइड में जब आप फॉर्मेशन दिखाओगे। मैग्नीशियम ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं? 2। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, तो 2 लूज करने पर कितना चार्ज आएगा? +2। अच्छा, यहां पर जो क्लोराइड आयन बन रहा है, क्या दोनों क्लोराइड आयन आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल का मतलब है पहले 7 थे अब 8 हो गए। तो मैं 2 अलग अलग नहीं बनाऊंगा, मैं क्या लिखूंगा? मैं यहां पे सिर्फ Cl लिखूंगा और Cl के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखा दूंगा उसके आउटर मोस्ट में कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और चार्ज कैसा लगाऊंगा इसके ऊपर? 1-, क्योंकि एक क्लोराइड पर एक ही नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जो 2 लगेगा वो कहां लगेगा? इसके आगे। अरे एक क्लोरीन पर एक नेगेटिव होता है ना, बात तो सुना करो, बता भी रहा हूं तब भी।
मैं कह भी रहा हूं कि दोनों आइडेंटिकल है, तो अगर मैं एक बना दूंगा और एक के आगे 2 लिख दूंगा तो इसका मतलब है वो दोनों के लिए है। एक आपके पास जो क्लोरीन एटम है, एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा, तो कितने का चार्ज आएगा उस पे? एक नेगेटिव का आएगा ना। और मैं कह रहा हूं ऐसे कितने क्लोराइड है मेरे पे? 2। तो ऐसे दिखानी होती है आपको डॉट फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड। ये बात ध्यान रखना इसमें हमेशा। और मैंने यहां पर क्रॉस करके आपको इलेक्ट्रॉन बनाने इसलिए दिखाए हैं, आपको हमेशा डॉट ही बनाना होता है, पर जनरली हम लोग पढ़ाते हुए बच्चों को हमेशा इसमें क्रॉस के तरीके से दिखाते हैं, ताकि आप लोग डिस्टिंग्विश कर सको कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, कौन सा मैग्नीशियम का है। जब आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तब आप यहाँ पे हर जगह डॉट ही दिखाना, ठीक है? अगर मैं सब में डॉट बनाऊंगा तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए हम लोग डॉट और क्रॉस का मिक्सचर जो है वो यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन। वहां पे कर दो, आप लोग इसको नोट कर दो। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो फॉर्मेशन देखी है, हम लोगों ने एक सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन देख ली है, MgCl2 की फॉर्मेशन देख ली है। अब मैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क के लिए। एक हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और दूसरा आप जो बना करके लाओगे वो लाओगे एक AlCl3, और एक और कंपाउंड वो नहीं करने, जो मैं बता रहा हूं सिर्फ ये करना है। एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक एल्यूमिनियम क्लोराइड, और एक आप लोग इसमें बना करके लाओगे अपने पास कैल्शियम ऑक्साइड। बस ये 3 बना के लाना, ठीक है? ये 3 आपका होमवर्क है, MgO, AlCl3 एंड CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। अब आ जाते हैं उस टर्म पर जो कि हम लोगों को इस साल पढ़ाई जाएगी, उसका नाम है इलेक्ट्रोवैलेंसी। चलो इलेक्ट्रोवैलेंसी देख लेते हैं। हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या फिर आयनिक बॉन्ड है। जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है और इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट से ही रिलेट करती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब सिंपल होता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिएक्शन किसी ने लूज करे या अपने पास गेन करे, ठीक है? और किस चीज की फॉर्मेशन के लिए? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय एन एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ दैट एटम, ठीक है? कि कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा या कितने इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा एटम अपने पास गेन कर रहा होगा, क्या बनाने के लिए? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस नंबर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ दैट एटम, ठीक है? तो इलेक्ट्रोवैलेंसी का तो मीनिंग सिंपल हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लूज बाय एन एटम। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए जैसे सोडियम क्लोराइड था, अगर आपसे सोडियम क्लोराइड की बात करी जाए तो मैं एक तरफ लिखने जा रहा हूं इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एटम 1, और इधर लिख रहा हूं इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एटम 2। चलो इस चीज पे ध्यान देना। बाकी यहां पर आगे आपके पास है कंपाउंड, ठीक है? एटम 1 का मतलब है जो पहले लिखा हुआ, और एटम 2 का मतलब है जो बाद में लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले सोडियम क्लोराइड था, बताओ सोडियम क्लोराइड में सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे थे और कितने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन ने गेन करे थे? 1। एक ही इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन एक लूज हुआ ना तो गेन भी तो एक ही होगा, 2 कैसे हो सकते हैं? सोडियम क्लोराइड में सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 1 है, और आपके पास क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? 2। ये A1 है और ये A2 है, ये सबके लिए कॉमन है। एग्जांपल के लिए अब सेकंड लेते हैं, आज हमने MgCl2 पढ़ा। MgCl2 में मेरे को बताओ जो एटम 1 है, एटम 1 कौन है मेरे पास यहाँ पर? मैग्नीशियम। और एटम 2 कौन है अपने पास? क्लोरीन। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी आएगी आपके पास? मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2, क्योंकि एक मैग्नीशियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा था? 2। अब जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है ना सेकंड एटम की, सेकंड एटम का मतलब ये मत समझना 2 क्लोरीन, बात किसकी होगी? एक ही क्लोरीन की। एक क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वहां पर? एक क्लोरीन ने एक ही एक्सेप्ट करा, तो आपके पास जो सेकंड वाला है ना क्लोरीन, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? 1 ही है, ठीक है? तो असलियत में जो इलेक्ट्रोवैलेंसी का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोवैलेंसी का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें तो ये वैलेंसी ही होती है, ठीक है? वैलेंसी ऐसे ही निकाली जाती है, कॉम्बिनेशन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंसी एक नंबर है,
वैलेंसी में साइन होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी में नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वैलेंसी ना इस तरीके से निकाली जाती है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट एक कंप्लीटली अलग कॉन्सेप्ट है। वो बताता है कि पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी एटम ने जब दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया तो अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पर लगाए, मतलब वो कितना एक्सपैंड कर गया, आपको किस हद तक अपने पास वो एक्सपैंड करके इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है अपनी ऑर्बिटल में, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, कहां तक इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। तो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट अलग है। तो वैलेंसी सीधा सीधा किससे कोरिलेट करती है हमारे पास, इलेक्ट्रोवैलेंसी से। अगर आपको पता हो जो वैलेंसी है ना सोडियम की, वो कितनी आएगी। सोडियम की वैलेंसी क्या पढ़ी है आप लोगों ने, +1। मैग्नीशियम की वैलेंसी ऐसी आप लोगों ने क्या पढ़ रखी है, +2। और जो क्लोरीन है इसकी वैलेंसी क्या पढ़ते हो आप लोग, -1। क्लोरीन की वैलेंसी क्या पढ़ते हो आप लोग यहाँ पर, -1। देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी है, मैं बोल तो रहा हूं इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, -1 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ट्रांसफर हो जाएंगे। डेफिनेशन भी लिखी हुई है इसलिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस, इसीलिए बता रहा हूं। वैलेंसी में प्लस और माइनस आपको ये बताता है। पॉजिटिव वैलेंसीज किसकी होती है, मेटल्स की। अगर आप कहीं पे पॉजिटिव वैलेंसी देख रहे हो तो मतलब वो मेटल आयन है। वो फॉर्मूला बनाने में नहीं होता है, फॉर्मूला बनाने में ये आपको अभी वैलेंसी तो वैसे भी नहीं पूछेगा कोई, वैलेंसी तो अब बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। वैलेंसी में साइन लिखना जरूरी होता है ताकि पता रहे कि मेटल की बात हो रही है नॉन मेटल की। नॉन मेटल की वैलेंसीज नेगेटिव होती है और मेटल्स की वैलेंसीज पॉजिटिव होती है। देखो अभी हम लोगों ने यहां पर अब दो तरीके की चार्ज की बात करी, एक था पॉजिटिव चार्ज और एक था नेगेटिव चार्ज। मतलब यहां पर कंप्लीटली जिस चीज के ऊपर हमारा पूरा का पूरा फोकस जा रहा है वो है चार्ज। तो अब चार्ज को थोड़ा सा समझते हैं। वैसे इसको आप और बेहतर तरीके से समझोगे क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 में, उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन यहां पर भी है क्योंकि बॉन्ड पढ़ाना है तो ये चीज पढ़ानी पड़ेगी। अगर हमारे पास कोई चार्ज रेस्ट पर रखा हुआ है, कोई भी चार्ज अगर रेस्ट पर रखा हुआ है तो ये पता है क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। कोई चार्ज अगर रेस्ट पर रखा हुआ होगा तो वो क्या बनाएगा, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये कोई सा भी चार्ज हो, ये दोनों के लिए ही ट्रू है, दोनों के लिए ही, मतलब चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मतलब एनायन हो चाहे कटायन हो, ये दोनों ही क्या बनाएंगे, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। ठीक है, जब तक रेस्ट पे है। और अगर ये मोशन में आ जाए ना, अगर कोई भी चार्ज मोशन में है तो मोशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाते ही बनाते हैं, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। ठीक है, जो कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे अगले साल, ये आप चैप्टर 1 में पढ़ोगे। और मैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है वो आपकी सेकंड यूनिट रहती है वहां पर अगली। ठीक है, तो चार्ज जब तक रेस्ट में है तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में जब नेगेटिव आयंस आपके पास आएंगे तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास एक इमेजिनरी स्पेस है, एक इमेजिनरी रीजन है जो कि लाइंस के थ्रू हम लोग बताते हैं, और ये स्फेरिकल होता है। ठीक है, जिसमें कोई भी अगर चार्ज आएगा तो वो उससे इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि देखो पॉजिटिव के सामने अगर पॉजिटिव आ गया तो रिपेल हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं पॉजिटिव के सामने कौन सा चार्ज आया, आपके पास नेगेटिव। ठीक है, देखो हम लोग यहां पर फिर लिख सकते हैं कि ईच पॉजिटिव आयन, हर एक पॉजिटिव आयन क्या करेगा, ये नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, अट्रैक्ट्स several negative ions around it on the basis of size and radius। ठीक है, जो पॉजिटिव आयन था ना, पॉजिटिव आयन क्या करेगा, पॉजिटिव आयन अपने आसपास के नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। किस बेसिस पे करता है भाई, जैसा उसका साइज और जैसा उसका रेडियस है। ठीक है, साइज ज्यादा होगा या साइज कम होगा तो इस बात से वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उस पर भी फर्क पड़ता है। बाकी उस चीज को अभी छोड़ देते हैं, उन फैक्टर्स को अगले साल आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो जैसे पॉजिटिव आयन ने फील्ड बनाई, तो पॉजिटिव आयन किनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, नेगेटिव आयंस को। अब मुझे बताओ अगर नेगेटिव ने बनाई होती तो नेगेटिव क्या करते, तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सिमिलर, सिमिलरली बाय नेगेटिव आयंस। हाँ बिल्कुल सही है, वाइसा वर्सा आप लिख सकते हो।
अगर नेगेटिव आयंस फील्ड बनाएंगे तो नेगेटिव आयंस किसको अट्रैक्ट करेंगे अपने पास, पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेंगे। अब इससे पता है क्या होता है, इससे ना आपके पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती रहती है साइमल्टेनियसली, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। तो वो क्या करती है, वो आपके पास एक 3 डायमेंशनल स्फीयर बना देती है। क्या बना देती है, हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्फीयर बना देती है। स्फेयर, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। अब जैसे बोर्ड है, बोर्ड पे हम लोग यहां पर सिर्फ 2D ड्राइंग कर सकते हैं, 3D एक प्लेन में नहीं हो सकते। मतलब इसके, अब स्फेयर जो है ना, स्फेयर ने आपके पास ये वाली एक्सिस भी कवर करी है +z और पीछे -z। हाँ, बलून देख सकते हो, जो बलून है ये, वो ना, वो फिर भी आपके पास एक रिंग है, रिंग। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रिंग एंड अ सॉलिड स्फीयर। वो हॉलो स्फीयर है जो वहां पर, उसे बाद में फोड़ना। यहां देखो, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक स्फेरिकल रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई थी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने क्रिएट करी होगी, चलो आपने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड किसने क्रिएट करी, मेरे पास नेगेटिव चार्ज ने। तो पता है इस रीजन के अंदर अब जितने भी, वो पॉजिटिव चार्ज ने, इस रीजन के अंदर अब जितने भी नेगेटिव आयंस होंगे ना, वो सारे किससे अट्रैक्ट होने लगेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड से। ठीक है, तो ये बंध जाएंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ने किसको बांध लिया है, नेगेटिव चार्ज को। ऐसी नेगेटिव आयंस किसको बांध देंगे, पॉजिटिव चार्ज को। तो इसीलिए आपके पास जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स या फिर आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग और रिजिड होते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका नाम क्या होता है मेरे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और यही है आपके पास आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। ये आपके पास एक 3 डायमेंशनल सॉलिड एग्रीगेट तैयार कर देगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल सॉलिड एग्रीगेट का मतलब आप जानते हो, एग्रीगेट का मतलब है जमावड़ा। अब वो किसका जमावड़ा हो रहा है वहां पर, आयंस का। पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव आयंस को जमा करना चाहता है, नेगेटिव आयंस पॉजिटिव को जमा करना चाहते हैं। तो इसके कारण एक 3 डायमेंशनल सॉलिड लैटिस आपके पास डेवलप हो जाएगा, जिसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। पढ़ेंगे, अभी लैटिस पर भी आएंगे। लैटिस का मतलब होता है गिवन नंबर ऑफ एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का किसी गिवन स्पेस में अरेंजमेंट, डेफिनेट पैटर्न में। और एक बात और आप लोग ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है ना किसी भी आयन की, ये नॉन डायरेक्शनल होती है। बात ये होती है स्फेरिकल है। अब अगर कोई चीज स्फेरिकल है ना, तो आप उसकी डायरेक्शन कैसे दोगे कि यहां से जो मेरे पास फील्ड क्रिएट हो रही है वो किस डायरेक्शन में हो रही, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड की कोई डायरेक्शन नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास एक रीजन है जिसके अंदर उस फोर्स को महसूस किया जा सकता है। तो आप जो डायरेक्शन निकालते हो वो लाइंस का डायरेक्शन होता है। आई बात समझ में? अदरवाइज वो एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसके अंदर वो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो मैं चाहे किसी भी आयन से बनवाऊं, चाहे मैं पॉजिटिव से बनवाऊं या नेगेटिव से बनवाऊं, वो रीजन या वो फील्ड नॉन डायरेक्शनल है। फील्ड लाइंस अलग चीज होती है। पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस है ना, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है, जब वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और नेगेटिव चार्ज बनाएगा, तो हम लोग लाइंस के थ्रू दिखाते हैं। आई बात समझ में? पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज से होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव के लिए होती है टुवर्ड्स द चार्ज। चलो अगला टॉपिक हम लोग इसमें स्टार्ट कर देते हैं, जो कि रहेगा आपके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो भी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसकी फॉर्मेशन पढ़ ली है। लेकिन अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे अपने पास आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट जो बॉन्ड है वो अपने पास अपनी जो स्ट्रेंथ है वो वेरी कराएगा। तो अगला टॉपिक है आप लोगों का फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, देखो फैक्टर्स पे जाने से पहले, मतलब फैक्टर्स को पढ़ने से पहले ये चीज देख लेते हैं कि जब आयनिक बॉन्ड बन रहा है ना, तो हो क्या रहा है। अब आपको भी पता है कि जब मेरे पास आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो आयनिक बॉन्ड बनने से क्या होता है, आयनिक बॉन्ड बनने पे कोई एक एटम ऐसा है जो अपने पास इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। सबसे पहले तो क्या हो रहा है, हम लोग लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, जब एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो तब क्या हो रहा है, सबसे पहली चीज तो हो रही है कि
देखो जब भी आपके पास एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते वक्त क्या क्या चीजें हमारे पास होती है, पहले उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो जब आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है तो सबसे पहले क्या होगा, कोई एक ऐसा एटम होगा जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। फिर सेकेंड चीज क्या होती है, एक एटम ऐसा रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और तीसरे स्टेप में क्या होगा, अब जो अपने पास इलेक्ट्रॉन गेन करने और लूज करने की वजह से आयन फॉर्म हुए ना, मतलब पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयन फॉर्म हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट करने लग जाएगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके बाद आपका आयनिक बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। तो तीसरे स्टेप में होगा एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द फॉर्म्ड आयंस। ठीक है, जो आयंस अपने पास फॉर्म हुए हैं इनके बीच में क्या एग्जिस्ट करेगी, फिर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फिर यहां से आपका आयनिक बॉन्ड जो है बन जाएगा। अगर आप इन तीनों स्टेप को देखोगे ना, इन तीनों स्टेप में अब जो जो चीजें हो रही है, यही आपके पास वो सभी चीज है जो कि आयनिक बॉन्ड को अपने पास इन्फ्लुएंस कर सकती है। सबसे पहला तो कि एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो फिर कितना जल्दी लूज करे, फिर दूसरा वाला क्या कर रहा है, दूसरा वाला एक्सेप्ट कर रहा है तो कितना जल्दी एक्सेप्ट करे, और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एग्जिस्टेंस। तो अब हमें यह भी पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, तभी आप यहां पर वो फैक्टर्स पढ़ पाओगे जो कि आपके आयनिक बॉन्ड को इफेक्ट करते हैं। तो देयरफॉर द फैक्टर्स तो द फैक्टर्स अफेक्टिंग एन आयनिक बॉन्ड। अब मेरे को बताओ कि सबसे पहला फैक्टर फिर कौन सा होना चाहिए। हम लोगों ने कहां पे पढ़ा था जहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव होता था, कौन सी ऐसी टर्म या कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी आपको, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा रहेगा मेरे पास यहां पर, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ये आ गया आपका पहला फैक्टर, ठीक है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। देखो आप चाहते हो कि आपका जो एटम है ना, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो फटाफट इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना अच्छा है। तो आप मेरे को बताना कि आयनाइजेशन इंथैल्पी हमारे पास कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी आप चाहते हो कम होनी चाहिए, जितनी कम होगी उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी का आपको मीनिंग तो पता है ना, आयनाइजेशन इंथैल्पी होती क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन to remove a balanced electron from balanced shell किसका, of an isolated gaseous atom, इसका। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि मैं कम से कम एनर्जी दूं और फटाफट आपका जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकल करके आ जाए। तो हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, लोअर द वैल्यू किसकी, लोअर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी easier will be the रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कम एनर्जी देंगे और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी बाहर निकल करके आ जाएगा। बस यही चीज आपको देखनी है। अगर आपको कम से कम एनर्जी देनी पड़ रही है और कम से कम एनर्जी पे आपका काम बन रहा है, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। कम से कम एनर्जी दी, फटाफट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आया, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके आएगा तो वो क्या बना देगा अपने पीछे वहां पर, कैटायन। तो आप बस ये देखना चाहते हो कि भाई कैटायन फटाफट फॉर्म हो जाए, तो मैं चाहूंगा कि एनर्जी जो है वो कम से कम रहे। इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज, आयनाइजेशन इंथैल्पी का चेंज, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। जैसे मेरे पास सोडियम है ना, सोडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो होती है 495 किलो जूल पर मोल। और सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट वाले की चेक करोगे तो इसकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो 743 किलो जूल पर मोल है। ये अपने पास इनकी रिस्पेक्टिव आयनाइजेशन एनर्जीज है। तो किसको आयनाइजेशन एनर्जी कम लग रही है हमारे पास, सोडियम को। इसका मतलब है कि सोडियम आपके पास कैटायन बनाना जल्दी चाहता है एज कंपेयर टू द मैग्नीशियम। सोडियम चाहता है कि मैं अपना कैटायन जल्दी बना दूं, क्योंकि भाई आपको कम एनर्जी देनी पड़ी और कम एनर्जी पे ही काम हो गया।
तो जितनी कम एनर्जी देनी पड़ी उतना अच्छा है, कम से कम एनर्जी देंगे और अपने पास स्टेबल कैटायन वहां पर बनाएंगे। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो सोडियम है ना और मैग्नीशियम है, अगर सोडियम और मैग्नीशियम दोनों ही आयनिक बॉन्ड बनाने जाएंगे तो पहले आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कौन शुरुआत कर देगा? सोडियम, क्योंकि उसने जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करा और यहां से जो बनने वाला बॉन्ड है वो भी आपके पास स्ट्रांग रहेगा। तो देयरफॉर सोडियम विल फॉर्म अ more stronger ionic bond than magnesium with the same combining atom। देखो यहां पर इस बात पे ध्यान दो, हम लोगों ने इसके बेसिस पे क्या लिखा? हम लोगों ने इसके बेसिस पे लिखा कि जो सोडियम है ना, सोडियम आपके पास एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा एज कंपेयर टू द मैग्नीशियम, बट विद द सेम कंबाइनिंग एटम। क्या आप लोग इसका मीनिंग समझे? सेम कंबाइनिंग एटम का मतलब क्या है? किसी एक के साथ ही चेक करेंगे। अगर आप NaCl चेक कर रहे हो तो दूसरा आप क्या चेक करो फिर? MgCl2। कंबाइनिंग एटम चेंज कर देंगे ना तो उससे क्या होता है, आपके पास टाइप ऑफ अनायन चेंज हो जाता है। इसलिए अभी अगर हम लोग एक बारी में पढ़ रहे हैं इसको तो फिर मेरे को दूसरा सेम रखना पड़ेगा, और जब दूसरे को स्टडी करेंगे तब पहला सेम रखना पड़ेगा। तो इसमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? NaCl का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है MgCl2 का? NaCl का। तो ये मोर स्ट्रॉन्गर है। दोनों के सेम कंबाइनिंग जो एटम है ना, कंबाइनिंग एटम सेम होना चाहिए तभी तो कंपैरिजन फेयर होगा। अगर आपने यहां क्लोरीन से कराई है बॉन्डिंग तो वहां भी क्लोरीन से कराओ, नहीं तो एनायन का जो साइज है अगर वो चेंज हो गया तो फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी सेकंड फैक्टर वही आ रहा है। तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा मेरे पास? NaCl। और किस चीज में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? ये आयोनिक बॉन्ड। तो ये वाला चीज आपको याद रखनी है, कम से कम रखेंगे वैल्यू तो उससे आयनिक बॉन्ड कैसा बनेगा? अपने पास स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो मेरे को बताओ, क्या मैं इसको समराइज करके ऐसा लिख सकता हूं क्या कि अपने पास जो स्ट्रेंथ है किसकी? आयोनिक बॉन्ड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या बताओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एंथैल्पी के? ये अपने पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? आयोनाइजेशन एनर्जी के। किसकी स्ट्रेंथ? आपके आयोनिक बॉन्ड की। क्योंकि जो सोडियम था, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कैसी थी? लो, इसलिए उसके लिए आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी निकल करके आई है? हाई निकल करके आई है। यह है आपका यहां पर पहला पॉइंट। देखो आप लोग यहां पर देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बस 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 बातें नहीं, यहां पे इधर ध्यान। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखते हैं, आपका सेकंड फैक्टर है। क्योंकि हमारे पास जो दूसरा एटम है, पहले एटम ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज करा है तो दूसरा एटम को क्या करना पड़ेगा? वहां पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले की तरफ से इलेक्ट्रॉन चला गया पर दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करना है। जहां भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात होती है वहां पे दो टर्म्स का नाम हमेशा एक साथ लिया जाता है, जो कि है एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ध्यान रहे ये दोनों टर्म्स सेम नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है ना, ये पॉजिटिव होती है। कैसी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? पॉजिटिव। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डेफिनेशन में यही लिखा हुआ होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जब मैं क्या करूंगा, किसी भी एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराऊंगा तो वो जितनी भी एनर्जी रिलीज करेगा उसको एफिनिटी कहते हैं। बट थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि जो एफिनिटी है ना, थर्मोडायनेमिक्स आपको ये बता रही है कि आप एफिनिटी को पॉजिटिव नहीं दे सकते, क्योंकि अगर एनर्जी रिलीज करिए सिस्टम ने तो सिस्टम जब एनर्जी रिलीज करेगा तो वो कैसी होती है? नेचर की नेगेटिव होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, अब इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग कह देते थे टेंडेंसी। ठीक है, एक वो टेंडेंसी जिससे कोई भी आपके पास एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो वहां पे उसको जो भी एनर्जी लगी होगी उस प्रोसेस में, उसको क्या नाम दे दिया जाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पर अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसके आगे हमेशा कौन सा साइन लगेगा? नेगेटिव साइन। वो आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो एफिनिटी को आप अभी इतना समझना कि एनर्जी इन्वॉल्व ड्यूरिंग द एडिशन of an electron in the balanced shell, किसका? of an isolated gaseous atom का। ठीक है,
कोई भी इसको एनर्जी रिलीज मत लिखना, बिकॉज अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो एनर्जी रिलीज होने पे थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि एनर्जी रिलीज होंगी तो उसको कैसा लेना पड़ेगा हमें नेचर में, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या हुआ करती थी मेरे पास, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का नेचर कैसा है, ये है आपके पास नेगेटिव नेचर की। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसे नेचर की होती है मेरे पास, नेगेटिव नेचर की होती है। ठीक है, इसको हम क्या लिखते थे, इसकी डेफिनेशन होती थी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल, और किसका, आइसोलेटेड गैसियस एटम का। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इस बात को कौन बताएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई बच्चों को इसमें डिफरेंस ही नहीं पता होता है। अब ये नेगेटिव क्यों है, ये नेगेटिव है बिकॉज अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से है। ये आएगा भी आप लोगों के पास ये चैप्टर। मैं यहां पर थोड़ा सा इसका आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। थर्मोडायनेमिक्स यहां पर ये कहती है, अभी बताता हूं। थर्मोडायनेमिक्स आपको ये बताता है अगर सिस्टम ने एनर्जी रिलीज करी है, अगर सिस्टम ने एनर्जी रिलीज करी है तो ये कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और अगर एनर्जी सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी है तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव। इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होती है और आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है आपके पास, पॉजिटिव, क्योंकि आप एनर्जी देते हो तब एटम को, तब वो इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकता है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये दोनों बातों में फर्क है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप ज्यादा बेहतर पता है कि याद रख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ज्यादा बेटर टर्म में ऐसे याद रखना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना मेरे पास एक टेंडेंसी है। किस बात की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराने की। आई बात समझ में, द टेंडेंसी टुवर्ड्स द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे याद कर लेना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जितनी हाई होगी उतना जल्दी आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दोनों चीजें हैं यहां पर। मेरे पास जो ईज है ना, किस चीज का, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पूरा लिख देता हूं, चाहे कोई कह दे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डायरेक्टली होगा। जितनी हाई है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना जल्दी आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और या फिर अगर कोई इसको लिखना चाहेगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के टर्म्स में, तो मुझे बस इतना लिखना पड़ेगा इसके आगे, और नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। आपकी नेगेटिव वैल्यू जितनी हाई है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की, उतना जल्दी आपके पास वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा, यहां पर एक्सेप्ट हो रहा होगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको यहां पर एग्जांपल दूं, मेरे पास एक जगह क्लोरीन है और एक जगह ऑक्सीजन है। तो आप मेरे को बताओ, ऑक्सीजन ने अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर क्या बना देगा, O नेगेटिव। और अगर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या बना देगा मेरे पास, Cl नेगेटिव। इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन की ज्यादा होगी या ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, क्लोरीन की। क्या रीजन रहेगा उसके पीछे, जैसे यहां पर ये जो ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन की हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करेंगे तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो होती है मेरे पास नियरली 142 किलोजूल पर मोल। और कैसी लेंगे इसको, माइनस की। ऐसी आपके पास जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आएगी क्लोरीन की, ये होती है माइनस 348 किलोजूल पर मोल। तो अपने पास यहाँ पर जो ऑक्सीजन है और ये जो क्लोरीन है, ऑक्सीजन और क्लोरीन में दोनों ही अपने पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आ रही है वो माइनस में 142 आ रही है, और जैसे यहाँ पे क्लोरीन की माइनस 348 दे रखी है। तो सीधी सी बात है कि मेरे लिए जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराना है वो क्लोरीन में एक्सेप्ट कराना ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अगर आप एफिनिटी भी कंपेयर करोगे, एफिनिटी में भी वही चीज है, बस इसके आगे माइनस नहीं लगाओगे, इसके आगे क्या लग जाएगा मेरे पास, प्लस लग जाएगा। तो एफिनिटी जो है वो भी क्लोरीन की हाई है या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये आपके पास एक क्वेश्चन भी रहता था। अब मेरे पास जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ था, तो मैं चाहूंगा कि सामने वाला एक्सेप्ट भी उतनी जल्दी करे ना। ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रॉन रिमूव तो जल्दी हो गया बट सामने से एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा। तो दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए, एक्सेप्ट भी जल्दी हो और रिमूव भी जल्दी हो। तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रेंथ है किसकी, स्ट्रेंथ अपने पास आयोनिक बॉन्ड की, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी यहां पर, चाहे कोई कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और या फिर
नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ज्यादा हमारा फायदा है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग एक कंपैरिजन करके देखें तो कंपैरिजन क्या हो सकता है, जैसे आपको एक जगह बनाना है सोडियम ऑक्साइड और एक जगह बनाना है मेरे को सोडियम क्लोराइड। सोडियम ऑक्साइड जो आप देख रहे हो ना, सोडियम ऑक्साइड ये Na2O, सोडियम ऑक्साइड भी एक आयनिक कंपाउंड है और सोडियम क्लोराइड भी आपके पास क्या है, एक आयनिक कंपाउंड। इनमें से कौन से आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, NaCl में ज्यादा आएगी या Na2O में? ये जो NaCl है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। और किसकी स्ट्रेंथ है ये आयोनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है। और क्यों ज्यादा है, उसके पीछे रीजन क्या है कि इस जगह पर आपके पास ये ऑक्सीजन लगा है और यहां पर कौन लगी हुई थी मेरे पास, क्लोरीन। अब मैंने पहले वाला एटम सेम कर दिया सोडियम और दूसरे में अपने पास ऑक्सीजन और क्लोरीन रखी, तो सीधी सी बात है क्योंकि दोनों जगह सोडियम लगी हुई है तो इलेक्ट्रॉन तो सोडियम ने दोनों जगह रिलीज करे होंगे, पर पहले एक्सेप्ट कौन करता है ये मैटर करेगा। तो पहले एक्सेप्ट कौन कर लेगा, आपके पास क्लोरीन, इसलिए उसके पास जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा निकल करके आएगी आयोनिक बॉन्ड की। तो ये हो गया आपके पास सेकंड फैक्टर। फिर तीसरा आपके पास अब रहेगा लैटिस एनर्जी। अगला आ जाते हैं यहां पर तीसरे फैक्टर पे जिसका नाम रहेगा आपके पास लैटिस इंथैल्पी। देखो अब ये लैटिस इंथैल्पी क्या होती है, आपके पास पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस फॉर्म तो हो गए, लेकिन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जब एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे तो वो कौन सी फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन उसको जुड़ करके क्या करना है, उसको जुड़ करके अपने पास एक स्पेस में एक अरेंजमेंट भी बनानी है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि जुड़ गए और जाकर के कहीं भी बैठ जाएंगे, नहीं। अगर आप देखोगे तो जो मेरे पास आयंस है वो आयंस एक दूसरे से जुड़ेंगे और स्पेस में अपने पास एक डेफिनेट ज्योमेट्री जो है मॉलिक्यूल की वो तय करेंगे, तो उसके लिए उनका भी एक अरेंजमेंट होना चाहिए प्रॉपर। जैसे आप लोग क्लास में बैठते हो तो आप लोगों को एक डेफिनेट अरेंजमेंट में बैठने को बोला जाता है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि हमने सीट्स लगा दी बच्चे बैठा दिए, उन सीट्स को अरेंज करेंगे और उन अरेंज्ड सीट्स पर आकर के स्टूडेंट्स बैठेंगे, जिससे कि मेरे पास जो क्लास है, क्लास की ओवरऑल स्ट्रक्चर या ओवरऑल जो ज्योमेट्री है वो देखने में अच्छी लगे। ठीक है, वैसे यहां पर होता है। तो मॉलिक्यूल की भी जो ज्योमेट्री है वो इसी बात पे निर्भर करती है कि आपके जो एटम्स हैं उनका अपने पास उस स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है। तो होता क्या है, जो लैटिस इंथैल्पी है, लैटिस इंथैल्पी मेरे पास वो एनर्जी होती है जब आपके पास कुछ गिवन नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ेंगे किसमें, एक 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो वो एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है मेरे पास, लैटिस इंथैल्पी। जुड़ते वक्त वो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और अगर वो एनर्जी रिलीज हुई है तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, नेगेटिव, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज हो रही है। और अगर आपके पास एनर्जी रिलीज होती है तो थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि उसको मैं कैसा लूंगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब है लैटिस इंथैल्पी का नेचर भी कैसा हो गया अपने पास, नेगेटिव हो गया। तो लैटिस इंथैल्पी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी होती है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। बिल्कुल आ सकती है। एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी होती है। वो आपको जैसे वेक्टर्स पढ़ाए जाते हैं, कोई लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो +5, पर अगर राइट टू लेफ्ट आ गया तो -5, ताकि ये तो पता रहे कि इसका जो फ्लो है वो लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है। तो जब एनर्जी की भी बात होगी तो नेगेटिव पॉजिटिव आपको बताएंगे कि फ्लो कहां पे है, सिस्टम की तरफ फ्लो है या सिस्टम से फ्लो है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन रिक्विजिट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। combines to form a stable compound। स्टेबल मॉलिक्यूल लिख देता हूं, ठीक है। रेक्विजिट का मतलब होता है डिजायर्ड नंबर, ठीक है, या गिवन नंबर, मतलब जितने नंबर ऑफ आयंस उस समय आपके पास जरूरी थे जिससे कि कम से कम एक मॉलिक्यूल बन करके आ जाता, या जितने भी आपको बनाने। तो रेक्विजिट का मतलब होता है आपके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग इस समय कितनों की यहां पर नीड है। तो ये जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने क्या लिखा है कि यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। और अगर एनर्जी रिलीज हो गई तो इसका मतलब लैटिस इंथैल्पी भी कैसी हो गई मेरे पास, नेगेटिव नेचर की हो गई। ठीक है, तो हम लोग बस पता है ये कहना चाह रहे हैं कि जो ए पॉजिटिव है जब इसके साथ बी नेगेटिव जुड़ जाएगा ना, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, अपना एक लैटिस बना देंगे जिसमें ए पॉजिटिव भी मिलेगा देखने को और बी नेगेटिव भी मिलेगा। ठीक है, ये चीज यहां पर है। तो देखो अब आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से जुड़ गया। अब आप समझना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना,
इन दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर किस चीज की एग्जिस्टेंस आ गई? एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर आ गया मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड है उतना ज्यादा आपकी क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उनके बीच की जो दूरी है वो जितनी कम रहेगी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने पास उतना ज्यादा आएगा। Fe का मतलब जो है यहाँ पर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैं लिख भी देता हूं, मैं Fe लिखना चाह रहा हूं किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके पास चार्ज बढ़ेगा, अगर आपके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ने लगेगा तो उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी। तो अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ा दोगे ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के तो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये वाली चीज है, ये वाली चीज अब आपको काम आएगी यहां पर। देखो कैसे, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको समझाऊं। अब मैं यहां पर 3 कंपाउंड्स लिखने जा रहा हूं। पहला हो गया आपके पास सोडियम क्लोराइड, अगला हो गया मेरे पास MgCl2 या कैल्शियम क्लोराइड ले लो, चलो CaCl2, और एक ले लेते हैं हम लोग यहां पर MgO। ठीक है, इसकी लैटिस एंथैल्पी चलो मैं कहता हूं नहीं गिवन है आपको, ठीक है, नहीं गिवन है, पर हमें इतना तो पता है ना कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आपको एनर्जी भी तो ज्यादा नहीं पड़ेगी तोड़ने के लिए। भाई हम, अरे तोड़ने के लिए नहीं, उतनी ज्यादा एनर्जी अपने पास रिलीज होगी। ठीक है, जितना आपके पास स्ट्रांग रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी लैटिस एंथैल्पी मेरे पास क्या होगी? रिलीज होगी। तो जो नेगेटिव वैल्यू है किसकी? लैटिस एंथैल्पी की, बताओ ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा है, नेगेटिव वैल्यू है ना जो लैटिस एंथैल्पी की, वो भी क्या आएगी? उतनी ज्यादा आएगी, मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी वो रिलीज कर देगा उस समय। तो जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा एनर्जी मेरे पास क्या हो रही है? वहां पर रिलीज हो रही है। अब मैंने आपके सामने 3 लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये तीनों यहाँ पर लिखे हुए। आप मेरे को बताओ कि जो नेगेटिव वैल्यू है लैटिस एंथैल्पी की वो सबसे हाई कहां पर होनी चाहिए? इन तीनों में किस में होनी चाहिए सबसे हाई? आप क्या ही चेक कर सकते हो, आप सिर्फ चार्ज ही तो चेक कर सकते हो। अगर आप NaCl को तोड़ोगे तो Na पे कितना चार्ज आएगा? +1 -1। अगर आप यहां पर देखोगे कैल्शियम को तो इधर +2 बनेगा। ठीक है, एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? -1। फिर अगर आप MgO पे आ जाओगे तो एक मैग्नीशियम पे +2 और एक ऑक्सीजन पर -2। आप खुद ही देखो आपके जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कहां ज्यादा है? इधर +Q -Q, इधर +2Q -Q। यही तो हो रहा है। +1 का मतलब है कि +Q, इधर +Q बन रहा है तो इधर कितना बन रहा है? -Q। ठीक है, और आप यहाँ पे Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम ले सकते हो, क्योंकि इतना ही चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, और उतना ही एक प्रोटॉन पर होता है, बस पॉजिटिव में। अब यहाँ पे +2 बना तो +2 का मतलब इधर +2Q है, इधर -Q है, पर लास्ट में देखो +2Q और इधर -2Q। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा? Q²। यहां कितना आएगा? 2Q², और यहां कितना आएगा? 4Q²। तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो लगातार बढ़ रहा है, इसलिए लैटिस एंथैल्पी भी कहां पर आएगी सबसे ज्यादा? लास्ट वाले में। रेडियस जो है ना, रेडियस तब देखेंगे अगर आपके पास जैसे NaCl है और उसके साथ NaF कंपेयर हो रहा होता। ठीक है, कोई एक सेम होना चाहिए, तब रेडियस वाली बात आएगी। अभी रेडियस इसके सेकंड पॉइंट में आएगा, क्योंकि जो चार्ज होता है ना, चार्ज डोमिनेट कर जाता है। चार्ज जो है वो आपके पास फर्स्ट नंबर पे होता है। रेडियस भी बताऊंगा, रेडियस कब देखते हैं। तो ये हो गया मेरे पास नेगेटिव लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर। ठीक है, सबसे ज्यादा उसमें लास्ट वाले में, क्योंकि वहां पर चार्जेस का मैग्नीट्यूड सबसे हाई है। MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे हाई है वहां पर। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पास सेकंड फैक्टर पे, जिसपे आपकी ये लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है। वो होता है मेरे पास साइज ऑफ द आयंस। ठीक है, आयंस के साइज पे देखते हैं कि आयंस के साइज पे जो लैटिस एनर्जी है वो किस तरीके से डिपेंड करेगी। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको 2 यहाँ पर कंपैरिजन दे देता हूँ। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, और एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड का। ठीक है,
अब इसमें जो मेरे पास कंबाइनिंग एटम्स है, पहले वाले में सोडियम और क्लोरीन है और दूसरे वाले में वैसे सोडियम और ब्रोमीन है। अगर आप दोनों को देखोगे तो सोडियम तो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब हमें सोडियम का साइज नहीं देखना, हमें किसका साइज देखना है यहाँ पर, क्लोरीन आयन और ब्रोमीन आयन का, मींस क्लोराइड का एंड ब्रोमाइड का। अगर इनको देखा जाए तो ये मेरे पास एक ही ग्रुप के मेंबर है, विच इज ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। और इसके नीचे एक और पड़ता है एस्टरटाइन, तो ये होगा मेरे पास ग्रुप नंबर 17 के मेंबर। अब जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको भी पता होगा कि जो अपने पास साइज है वो क्या चल जाता है, वो बढ़ता चला जाता है। तो इनमें जो सबसे ज्यादा साइज है वो एस्टरटाइन का है, और अभी हम लोगों को किसमें कंपेयर करना है, हम लोगों को यहाँ पर कंपैरिजन देखना है क्लोराइड और ब्रोमाइड में। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका साइज ज्यादा रहा होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन में आपको भी पता है कि जो साइज है ज्यादा वो किसका है, ब्रोमीन का है। अगर आपके पास साइज बढ़ जाएगा ना आयंस के बीच में, तो अब आप मेरे को खुद ही बताना, एक बहुत छोटी सी चीज है, आपसे एक बहुत छोटी सी चीज मैं पूछूंगा कि हम लोगों के पास जो आयंस के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस थी, वो सेपरेशन डिस्टेंस कैसे नपती थी, इनके सेंटर से। कहां से नपती थी अपने पास, वो इनके सेंटर से। पहले वाले का सेंटर लेंगे और वैसे ही दूसरे वाले आयन का सेंटर लेंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है, एक नेगेटिवली चार्ज आयन है। अगर अपने पास आयन का साइज बढ़ जाता है, अगर आपके पास आयंस के साइज बढ़ जाते हैं, तो इनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, मतलब जो इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है, वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, अगर साइज बढ़ जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं साइज बढ़ाऊंगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी क्या होगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी आपके पास बढ़ने लगेगी यहाँ पर। और जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी तो होगा क्या, उससे मैं यहां पर लिख देता हूं, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ द आयंस के, ठीक है। क्योंकि मुझे जो डिस्टेंस है वो सेंटर से नापनी है, ऐसा नहीं बाउंड्री टू बाउंड्री नापनी है, सेंटर से नापनी है। तो आपके पास जो साइज है आयंस का वो जितना ज्यादा होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी उतनी ज्यादा होगी। और आपको भी पता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या था, वो मेरे पास डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। क्या था वो, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अगर ये बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द आयंस वो कम होने लगेगा, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस कम होने लगा, तो अब जो आपके पास आयंस एक दूसरे के साथ कंबाइन करके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं ना, उसमें देरी आएगी, ठीक है। देर में बॉन्ड फॉर्म करेंगे, मतलब ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो बॉन्ड है वो कैसी हो जाएगी मेरे पास, वो अच्छी नहीं रहेगी। तो फिर कम लैटिस एंथैल्पी रिलीज होगी, क्योंकि आपको भी पता है जितनी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी होती है उतना जल्दी मेरे पास आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो अच्छी लैटिस एंथैल्पी के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। तो जो स्ट्रांग है ना, अगर स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल रिजल्ट इन द ग्रेटर लैटिस एंथैल्पी। और आपको ध्यान रहे कि जो मैं लैटिस एंथैल्पी की बात कर रहा हूं, मैं नेगेटिव लैटिस एंथैल्पी की बात कर रहा हूं, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी नेगेटिव नेचर की थी अपने पास। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो उतनी ज्यादा आपके पास लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, वहां पे रिलीज होगी। इसका मतलब है उतना जल्दी वहां पर बॉन्ड बन रहा है। तो जैसे जैसे आप आयंस का साइज बढ़ाओगे तो साइज ऑफ द आयंस बढ़ने से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ती है, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ेगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ने लग गया तो लैटिस एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी मेरे पास, कम। तो यहां पर किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, फिर सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। ये मेरे पास यहां पर क्या रहेगा, लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर, किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हो गई, यहां पर सोडियम क्लोराइड की। और जो इसका ऑर्डर है नियरली मेरे पास -758 किलो जूल पर मोल की होती है, और ये मेरे पास लगभग -752 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एक है सोडियम क्लोराइड और एक है वहीं पर ये सोडियम ब्रोमाइड। तो ये चीज आई आप लोगों को समझ में, यहाँ पर जो मैंने आपको ये बताया लैटिस एंथैल्पी वाला पॉइंट। तो साइज ऑफ द आयंस पे ये इस तरीके से डिपेंड करती है। आयनिक साइजेस बढ़ेंगे तो आयनिक साइजेस बढ़ने से क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो भी बढ़ने लग जाएगी, और अगर वो बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ेगा। लैटिस एंथैल्पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, इसीलिए जिस आयन का साइज छोटा था उसमें लैटिस एंथैल्पी ज्यादा रिलीज होगी, तो NaCl की जो फॉर्मेशन है वो जल्दी हो जाएगी एज कंपेयर टू द NaBr। तो अब यहां से हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं इधर से, वो क्या रह सकती है। एक और एनर्जी हम लोगों ने पढ़ी थी, वो जो की थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होती थी, नेगेटिव नेचर की होती थी, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती थी जब भी कोई पर्टिकुलर एटम, ठीक है, क्या करेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, या आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हो। तो ध्यान रहे कि हमारे पास जो नेट इफेक्ट है ना, हम लोगों को नेट इफेक्ट कैसे स्टडी करना है। अगर ये दोनों चीजें एक साथ आ जाए तो मेरे पास जो नेट इफेक्ट रहेगा वो ये बताता है कि अगर आपकी लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो सम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एंथैल्पी, इन दोनों का अगर सम मेरे पास ग्रेटर आ रहा है एज कंपेयर टू
आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ग्रेटर आ रहा है या और भी ज्यादा, जितना ज्यादा हाई आएगा उतना अच्छा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारे पास आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। यहां से क्या होगा हमारे पास, यहां से हमारे पास एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा अगर आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। लैटिस इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मिलकर के किससे ज्यादा हो गए, आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा हो गए, तो क्या बनेगा आपके पास, फिर एक आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर हमारे पास वो सारे के सारे फैक्टर्स खत्म होते हैं जो कि किसको इन्फ्लुएंस कर सकते थे, आपके पास फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड को। ये था आपके पास उसमें बिल्कुल एक लास्ट वाला फैक्टर लैटिस इंथैल्पी, जिसमें भी हमने डिस्कस करा लैटिस इंथैल्पी किन किन चीजों से इफेक्ट हो सकती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब हमारे पास यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पर। अभी अभी हम लोग जो आयनिक कंपाउंड्स पढ़ के आए हैं, अब इसकी अपने पास देख लेते हैं प्रॉपर्टीज भी, ठीक है। देखो वैसे आप लोगों को आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पहले से ही थोड़ा बहुत पता होगा, मुझे पता है आप लोगों ने 10th में भी इसको पढ़ रखा है आयनिक बॉन्ड को। सो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज आपने वहां पे पढ़ी हुई है, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा सा इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी आपने काफी सारी नई चीजें भी हमारे पास पढ़ी हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या आ रही है, आपको भी पता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं मेरे पास मोस्टली वो कैसे होते हैं, अपने पास सॉलिड होते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्टेंस है इनकी, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्टेंस क्यों रहती है, क्योंकि जो आयंस हैं, आयंस के बीच में क्या एग्जिस्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। आपके पास जो वाटर है, जैसे अगर मैं वाटर को देखूं तो वाटर आपके पास गैसेस फॉर्म में भी होता है और वाटर आपके पास लिक्विड फॉर्म में भी होता है। अब अगर आप वाटर की बात करोगे, जैसे वाटर आपके पास एक कंपाउंड है, तो वाटर में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है, लेड ब्रोमाइड होता है, या इवन बाकी सॉल्ट्स को भी अगर हम लोग देखें तो सारे के सारे जो सॉल्ट्स हैं सॉलिड फॉर्म में, तो उनके सॉलिड फॉर्म में होने के पीछे रीजन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स का जो लैटिस होता है, ठीक है, लैटिस की भी अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं, उसकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें वो आयंस की ही फॉर्म में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि पहले वो कंपाउंड था पर जब मैंने उसको किसी मीडियम में डाला तो उसने आयंस प्रोड्यूस करे, नहीं, वो रहता ही आयंस की फॉर्म में है। और अगर वो आयंस की फॉर्म में है तो कोई भी दो चार्जेस, जैसे एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज है मेरे पास यहाँ पर माइनस क्यू, तो इन दोनों के बीच में अगर मैं कहूं कि इनके जो सेंटर है, अगर उसके बीच में डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करती थी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहां पर K किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये आप लोग अगले साल भी पढ़ोगे, क्लास 12 में चैप्टर 1 में आपको भी पढ़ा दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। Q1 Q2 हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, R का मतलब है यहाँ पर सेपरेशन की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है बिटवीन द सेंटर वो कितना है। अब जो दूसरी चीज होती है वो ये रहती है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने आपको बोला कि अपने पास सॉलिड फॉर्म में रहता है, पर सॉलिड फॉर्म में किस में रहता है, अपनी क्रिस्टल लैटिस में ही आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। तो अब इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होगा क्या, मतलब अपने पास जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या ऐसा होगा कि एक Na पॉजिटिव है, फिर एक Cl नेगेटिव, फिर एक Na पॉजिटिव, क्या फिर Cl नेगेटिव, या दो Na दो Cl, या दो Na एक Cl। तो ये जो अरेंजमेंट होता है मेरे पास, कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल हो, हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक क्रिस्टल लैटिस होता है, ठीक है। उसके क्या होती है मेरे पास, स्पेशल अरेंजमेंट होती है। तो एटम्स की अरेंजमेंट एक गिवन 3 डायमेंशनल स्पेस में एक रेगुलर पैटर्न में या फिर एक डेफिनेट पैटर्न में, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या फिर उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक। तो इसकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, देखिए इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको दिखा रखी है। कह रहे हैं कि एक सोडियम पॉजिटिव अगर ये है, जैसे आप सेंटर पे देखोगे तो ये सेंटर पे क्या रखा हुआ है मेरे पास, ये रखा हुआ है आपका Na पॉजिटिव आयन। तो एक Na पॉजिटिव आयन को कितने क्लोराइड आयंस ने घेरा हुआ है, कह रहे एक Na पॉजिटिव को 6 क्लोराइड आयंस ने घेरा हुआ है, कैसे, ऑक्टाहेड्रली, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के थ्रू। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनाई जाती है, देखो ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास मैं ये 4 पॉइंट्स रख दूं, ठीक है, ये मेरे पास एक ही प्लेन में है, ये जो 4 पॉइंट्स आप देख रहे हो ये एक ही प्लेन में। अब क्या होगा, यहीं से एक ही प्लेन में है, 1 2 3 4, अब यहीं से एक बॉन्ड ऊपर और यहीं से एक बॉन्ड नीचे, तो एक बॉन्ड यहीं से ऊपर खींचेंगे और एक बॉन्ड यहीं से नीचे खींचेंगे। और जब मैं अब यहां से सारे फेजेस मिला दूंगा ना उसके साथ ऐसे फेसेस, तो 4 फेस ऊपर मिलेंगे और 4 फेस कहां मिलेंगे, नीचे, इसलिए इसका नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्ट मींस होता है 8, तो 4 फेसेस वाला एक पिरामिड ऊपर और 4 फेसेस वाला एक पिरामिड नीचे। तो इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं, या इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, ये जो आप यहां पर देख रहे हो, ठीक है। आइए बात समझ में, तो ये है आपके पास ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट,
जो ये यहाँ पर हमारे पास ये बना हुआ है। तो जो सोडियम पॉजिटिव आयन है, सोडियम पॉजिटिव आयन को 6 क्लोराइड आयंस ने सराउंड किया हुआ है या घेरा हुआ है, बट कैसे घेर रखा है, ऑक्टाहेड्रली घेर रखा है, ठीक है, इस वाले पैटर्न में यहाँ पर घेरा हुआ है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर ये जो है मेरे पास ये सोडियम है, और ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स किसको बता रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स बता रहे हैं यहाँ पर क्लोराइड को। ये रखी हुई है देखो क्लोराइड, ये है वो क्लोराइड जो आपके पास ऑक्टाहेड्रल बनाएगी, ठीक है। ये मेरे पास 1 2 3 4 ये एक प्लेन वाले हो गए, फिर एक क्लोराइड ऊपर और एक क्लोराइड यहीं से नीचे, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहना तो खैर गलत होगा, ऑक्टाहेड्रल एक पैटर्न है, हर सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड। और सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो कि एक क्लोराइड आयन कितने सोडियम आयन से सराउंडेड है, 6 सोडियम से, तो एक सोडियम 6 क्लोराइड से, और वैसे ही एक क्लोराइड 6 सोडियम से, ठीक है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको क्या बताता है, फॉर्मूला आपको सिर्फ ये बता सकता है कि भाई अगर मेरे को सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल देखना है, तो सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको एक सोडियम पॉजिटिव के सामने कितने क्लोराइड आयंस की जरूरत है, तो एक सोडियम पॉजिटिव के सामने एक ही क्लोराइड की जरूरत है। बट ज्योमेट्री कैसे पता चलेगी, मतलब इसका रिलेटिव अरेंजमेंट कैसे पता चलेगा, जब आप एक्चुअली उसका क्रिस्टल लैटिस अपने पास स्टडी करोगे। तो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती है, जैसे ये जो टेक्निक, ये जो आप एनालिसिस देख रहे हो, हमारे पास एक एक्सरे एनालिसिस है, तो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए। तो ये उसका एक एक्सरे स्ट्रक्चर है, एक्सरे स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोगों ने ये अरेंजमेंट है या फिर ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो प्रेडिक्ट करी है कि ऐसी वहां पर होनी चाहिए थी। आगे चलते हैं, इसी में आप देखो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो आपके पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी आ रही है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसा वर्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास एक एक्चुअल फोर्स है, और इसका नेचर कैसा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर होता है। अब अगर इसका नेचर स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल या कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, वो क्या करता है, वो आपके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। क्योंकि अब जब मेरे को बॉन्ड तोड़ना है, तो बॉन्ड तोड़ने का मतलब है आपको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करनी है, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में, जिसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी लगती है। तो जब आप टेम्परेचर देते हो ना बाहर से, वो टेम्परेचर किसके काम आता है, वो टेम्परेचर काम आता है हमारे पास बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो यही यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि लार्ज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स। तो जितनी ज्यादा एनर्जी हमें लगेगी, इसका मतलब है उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वहां पर निकल करके आ जाएगा। फिर अगला अगर हम लोग देखें, तो अगला आ रहा है हमारे पास यहाँ पर अब सॉलिबिलिटी। देखो सॉलिबिलिटी आपके पास एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, इसको इस साल बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। सॉलिबिलिटी केमिस्ट्री में जो सॉलिबिलिटी होती है, केमिस्ट्री में ना सॉलिबिलिटी का एक रूल होता है, शायद आप लोगों ने इसके बारे में पहले सुन रखा होगा, या जिन्होंने नहीं भी सुना है कोई नहीं, इस साल आपको और अच्छे से कराएंगे। और जो रूल है मेरे पास वो होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक का, ठीक है। क्या बोला मैंने यहाँ पर, मैंने बोला लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये जो एक जैसे हैं वो एक दूसरे के साथ ही घुलेंगे मिलेंगे, मतलब इनका नेचर सेम होना चाहिए। जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में ही जाकर के सॉल्युबल रहेंगे, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही जाकर के सॉल्युबल रहेंगे। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें, आपको पता होगा कि मेरे पास जो सॉल्ट होता है और जो वाटर है, सॉल्ट और वाटर एक दूसरे में कैसे हैं, सॉल्ट और वाटर एक दूसरे में सॉल्युबल है। तो सॉल्ट और वाटर की जो इतनी अच्छी सॉल्युबिलिटी है, इतनी अच्छी सॉल्युबिलिटी के पीछे रीजन क्या है, सॉल्ट कैसे कंपाउंड्स होते हैं आपके पास, सॉल्ट होते हैं आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और वाटर कैसा कंपाउंड है मेरे पास, वाटर मेरे पास कंपाउंड है एक कोवेलेंट। अब आप कहोगे सर आयोनिक कंपाउंड कोवेलेंट में कैसे सॉल्युबल है, वो इसलिए सॉल्युबल है क्योंकि अगर नेचर की बात करी जाए तो आयोनिक का नेचर पोलर होता है, सारे आयोनिक कंपाउंड्स पोलर नेचर के, बट वाटर कोवेलेंट तो है, बट वाटर कोवेलेंट में भी कैसा है, वाटर कोवेलेंट में भी एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट दो तरीके के होते हैं, एक हमारे पास पोलर कंपाउंड होता है और एक कैसा होता है अपने पास नॉन पोलर होता है। तो वाटर कैसा है, वाटर आपके पास एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, इसलिए हमारे पास जो सॉल्ट है वो किसमें सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी में ये चीज आपको समझ आई, यहाँ पर जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है वाटर, वाटर क्यों करता है सॉल्ट्स को डिसॉल्व, क्योंकि वाटर अपने पास पोलर नेचर है और सॉल्ट्स भी कैसे होते हैं, वो पोलर नेचर के होते हैं। अब ये करते क्या है, देखो इससे हो क्या रहा है, जो आपकी फोर्सेस है ना, अगर मैं आयनिक कंपाउंड्स की बात करूं तो आयनिक कंपाउंड पे कैसी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ना आपको तोड़ना पड़ेगा। जब मैं वाटर को देखूं तो वाटर क्या करेगा, वाटर का ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा होता है, काफी हाई होता है, ये आपके सामने लिखा भी है यहाँ पर, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है हमें यहाँ पर 80 दे रखा है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से जो उसके सामने जैसे कोई सॉल्ट आया, मेरे पास सॉल्ट कौन सा आया, NaCl, तो आपको भी पता है NaCl में क्या होगा, ये Na पॉजिटिव होगी और Cl नेगेटिव होगी। तो ये जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, अगर आप Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को देखोगे तो इनके बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं H2O, तो H2O में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अपने पास सोडियम पॉजिटिव को अट्रैक्ट कराना चाहेगा। ठीक है भाई, अपने पास खींचना चाहेगा। क्यों? क्योंकि ये चाहेगा कि अगर अपने पास इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाए तो सोडियम पॉजिटिव को इसके साथ अगर जाकर के लगना है या इसकी तरफ अट्रैक्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा, अपना पुराना पार्टनर छोड़ना पड़ेगा। और इसका पुराना पार्टनर कौन है? आपके पास क्लोराइड आयन है। तो अगर आप ये अपना पुराना पार्टनर छोड़ेगा जो कि क्लोराइड आयन था, तभी तो इसके पास ये लग सकता है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो यही चीज होती है कि आप जैसा मॉलिक्यूल लेकर के आओगे सामने, वो आपके पास जो आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड के किसी एक पर्टिकुलर आयन पर फोर्स लगाता है। किसी एक पर भी क्या लगते हैं, दोनों पर है, बट ऑब्वियसली बात है लोन पेयर क्लोराइड आयन को नहीं खींचेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके पास पार्शियल पोलराइजेशन होने लग जाती है वाटर के मॉलिक्यूल में भी। मतलब यहां पर भी एक तरीके से OH वाला पार्ट अलग होना चाहता है और H पॉजिटिव अलग होना चाहता है। मेरी बात आप लोग यहां पर समझना, मैं कह रहा हूं हाइड्रोक्साइड अलग होना चाहता है, मतलब OH नेगेटिव और उसके साथ H पॉजिटिव। क्योंकि H पॉजिटिव क्या करेगा, H पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, मेरे पास Cl नेगेटिव को, और जो OH नेगेटिव है ये किसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, अपने पास Na पॉजिटिव को। ऐसी तो होगा। ठीक है, तो बात ये है कि ऐसा मत समझना मैं कह रहा हूं NaOH की फॉर्मेशन हो जाएगी और HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी, नहीं। ये क्या करना चाह रहा है, इसका एक पार्ट Na पॉजिटिव को खींचना चाहता है और इसका एक पार्ट जो कि H पॉजिटिव से पोलराइज होगा वो किसको खींचना चाहता है, Cl नेगेटिव को खींचना चाहता है। और जहां ऐसा होगा, इनके बीच का जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कैसा हो जाएगा, मेरे पास वीकेंड। ठीक है, मतलब धीरे धीरे क्या होने लगेगा, धीरे धीरे अपने पास हल्का, ठीक है, या मैं कहूं कैसा हो जाएगा, अपने पास ये बिल्कुल ही वीक होता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए कि भाई सामने वाला जो मॉलिक्यूल आया है ना, उसके पास पोलराइजिंग पावर कितनी है, कितने अच्छे से वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल में पोलैरिटी, तो क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी, जिसमें नहीं होगी वहां पर पोलैरिटी प्रोड्यूस करवाते हैं फिर। ठीक है, उसको कहते हैं पोलराइजेशन। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मेरे को जस्ट सेपरेशन करनी है। आयंस की फॉर्म में तो पहली है, मेरे को बस ये बॉन्ड तोड़ना है और ये जो आयंस है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो ये बॉन्ड तोड़ने की जो स्ट्रेंथ है सामने वाले मॉलिक्यूल पे, वो किस बात पे डिपेंड करती है, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अच्छा है, इसलिए वाटर में जो सॉल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से सॉल्युबल होते हैं। बाकी अगर आप देखोगे मेथेनॉल, एथेनॉल, मतलब मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, ईथर, इनका तो कुछ भी नहीं है वाटर के सामने। मिथाइल अल्कोहल का तो 35 है, 80 का भी हाफ करेंगे तो भी 40 होता है, तो हाफ से भी कम है। तो इसलिए वाटर को हम लोग एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट मानते हैं और कहते भी हमारे पास एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और जितने भी अब पोलर कंपाउंड्स हैं, मैं कहूं जो आयनिक कंपाउंड्स, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल है, जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्यों? क्योंकि इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये आप सीधा ध्यान रखना, पोलर वाले नॉन पोलर में नहीं घुल रहे, क्योंकि नेचर ही अपोजिट हो गया। और नेचर अपोजिट होने के पीछे जो रीजन है, अगर हम लोग जाए एक बिल्कुल डेप्थ वाले रीजन में, तो वो रहता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही कम होते हैं, CCl4, बेंजीन वगैरह के। एसीटोन और ईथर का 21 और 4.1 है, तो इससे भी नीचे रहता है CCl4 एंड बेंजीन का। तो जितना कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ध्यान रहे, जितना कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतनी कम सॉल्युबिलिटी। तो लोअर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल रिजल्ट इन द लोअर सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, उस सॉल्वेंट में पर्टिकुलर सॉल्यूट की और कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है वो उतनी ही कम निकल करके आएगी हमारे पास, अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कर दें यहां पर कम। चलो आगे चलते हैं, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखते हैं। अभी अगला आ रहा है आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो आपको भी पता है कि जो अपने पास जितने भी कंपाउंड्स हैं जो कि आयनिक नेचर के, इनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, बट सॉलिड स्टेट में नहीं। ठीक है, सॉलिड स्टेट में नहीं होती है, क्योंकि मेरे पास जो करंट बनता है, करंट बनाने के पीछे जो रीजन है, आपको भी पता होगा कि करंट की डेफिनेशन ही क्या होती थी, करंट की डेफिनेशन होती थी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, करंट की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अब बात क्या है, यहां पर ना एक वर्ड जुड़ गया। कौन सा वर्ड जुड़ गया, रेट ऑफ फ्लो। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि सिर्फ आयंस ही मेरे पास अगर प्रेजेंट है, सिर्फ उनसे कुछ नहीं होगा। आयंस की जो प्रेजेंस है उसके साथ साथ आयंस में मूवमेंट भी होनी चाहिए। अगर आपके आयंस मूव नहीं कर सकते, अगर वो इमोबाइल है, मोबाइल नहीं है, मतलब अगर वो मूव नहीं कर सकते, उनकी मोबिलिटी नहीं है, तो करंट भी नहीं बना पाएंगे। तो आयंस प्रेजेंस होना और आयंस की प्रेजेंस के साथ साथ आयंस की मूवमेंट होना, दोनों बातों में फर्क है। तो आयंस भी प्रेजेंट होने चाहिए और वो मोबाइल भी होने चाहिए। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सॉलिड स्टेट में ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि आयंस मूव नहीं कर सकते, आयंस आपके पास फिक्स्ड रहते हैं अपने क्रिस्टल लैटिस में। बट जब मैं इसको मोल्टन फॉर्म में, ठीक है, मोल्टन फॉर्म का मतलब है हीट करके पिघला करके लाएंगे या फिर एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो क्या होगा, आपको भी पता है कि जैसे सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, अगर सोडियम क्लोराइड है, जैसे मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है, अगर आप वाटर में डाल के इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो, तो इसके एक्वस सॉल्यूशन में आपको सोडियम पॉजिटिव आयंस भी देखने को मिलेंगे और
क्लोराइड नेगेटिव आयंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। सोडियम पॉजिटिव आयंस भी मेरे पास रहेंगे और क्लोराइड नेगेटिव आयंस भी रहेंगे। तो ये आयंस क्या करते हैं, ये आयंस अपने पास मूव कर सकते हैं ना, क्योंकि अब ये आयंस की फॉर्म में सेपरेट हो गया। अभी NaCl थोड़ी है, इसने अपना Na पॉजिटिव वाले आयंस सारे अलग कर दिए और क्लोराइड नेगेटिव आयंस अलग कर दिए। तो अब वो क्या कर सकते हैं, वो आपके एक्वस सॉल्यूशन में मूव कर सकते हैं। तो ये मेरे पास मोबाइल आयंस है, ठीक है। क्या है मेरे पास, ये मेरे पास मोबाइल आयंस है, मींस दीज आयंस आर फ्री टू मूव, इनके पास मूवमेंट की फ्रीडम है और इसीलिए क्या करेंगे, मेरे पास करंट कैरियर्स की तरह एक्ट करेंगे। तो आपके पास जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन में जो करंट कैरियर है वो होते हैं फ्री आयंस। तो ये जो फ्री आयंस है मूव कर सकते हैं, इसीलिए अब इसको एक अच्छा कंडक्टर मान लिया जाएगा अपनी एक्वस स्टेट में या फिर मॉल्टन स्टेट में। अगला जाते हैं आयनिक रिएक्शंस में। देखो जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, आयनिक रिएक्शंस का जो नेचर है ना, आयनिक रिएक्शंस का अगर हम लोग नेचर देखें तो ये बहुत फास्ट होती है नेचर में। अब जो ये फास्ट होती है नेचर में, इसका कुछ ऑर्डर जो रहता है वो हमारे पास 10⁻⁻12 सेकंड का रहता है, ठीक है। इतनी तेज ये रिएक्शन जा सकती है, 10⁻⁹ से 10⁻12 सेकंड तक, इस ऑर्डर की ये रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी लगभग। तो ये जो आपके पास रिएक्शंस है, रिएक्शन इतना तेज क्यों है, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे ना आयंस जो है वो आयंस कंबाइन करना चाहते हैं एक दूसरे से। और अगर आयंस एक दूसरे से कंबाइन करना चाहते हैं तो वो कौन सी फोर्स यहाँ पर एक दूसरे के साथ बनाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे NaCl और AgNO3 का दे रखा है, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। मेरे पास NaCl है और एक जगह मेरे पास यहाँ पर AgNO3 है। आपको भी पता है अगर AgNO3 सेपरेट होगा तो Ag पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, NO3 पे नेगेटिव, और सिमिलरली क्लोराइड पे नेगेटिव और सोडियम पर पॉजिटिव। अब ये क्या करेंगे, ये इसका वाला पॉजिटिव इसके अगले वाले नेगेटिव पर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। और वैसे ये Ag पॉजिटिव किस पर फोर्स लगाएगा, Cl नेगेटिव पर अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो चार्जेस है यहाँ पर, जब चार्जेस की सेपरेशन होती है तुरंत वो आमने सामने जब देखते हैं ना, सोडियम देखते हैं कि काम करता हूँ नाइट्रेट के साथ लग जाता हूँ, और Ag कहेगा कि यार जब इसने मेरा नाइट्रेट रख लिया तो अब मैं इसका क्या रख लेता हूँ, क्लोराइड रख लेता हूँ, ठीक है। इन चीजों को हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, आपको जब केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अभी धीरे धीरे आगे कई सारी टर्म्स पढ़ाई जाएंगी। ये होती है किसी भी पर्टिकुलर एटम की या किसी भी पर्टिकुलर मैं कहूँ कि कोई आयन की किसी दूसरे आयन के प्रति एफिनिटी कितनी है, ठीक है। एफिनिटीज कैसे डिसाइड होती है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव को खींच लिया, सिमिलरली इसके पॉजिटिव ने फिर इसके नेगेटिव को खींच लिया, बात बराबर कर दी। तो ये हुआ आपके पास आयनिक रिएक्शन। तो आयनिक रिएक्शन कैसी है, नेचर में बहुत फास्ट है। और इसके बाद ये क्या बना देंगे, Ag के साथ अब लग जाएगा Cl, तो AgCl, और Na के साथ क्या लग जाएगी, NO3, तो ये बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। ये रहेगी यहाँ पर आपके पास आयोनिक रिएक्शन। तो चलो आयनिक बॉन्ड के बाद अगले बॉन्ड पे आ जाते हैं। जो हम लोगों को इस साल अगला बॉन्ड टाइप पढ़ना है वो है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा और इस साल भी आप लोगों को कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाया जाएगा, लेकिन इस बार हम लोग इसको पढ़ेंगे और भी अच्छे तरीके से, और इसके साथ साथ लुईस स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, जिसमें आप बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो रहती है जो कि एक नेक्स्ट वीडियो होगी, मतलब हमारा एक अगला टॉपिक होगा जिसमें हम कवर करेंगे। तो आज अभी हम लोग पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं बिल्कुल सिंपल वे में कि कोवलेंट बॉन्ड अपने पास क्या होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय कोवलेंट बॉन्ड। देखो कोवलेंट बॉन्ड का हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसमें जो हम अप्रोच पढ़ रहे हैं वो कौन से साइंटिस्ट की पढ़ रहे हैं, वो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर लुईस लैंगमुर कॉन्सेप्ट। अभी जो लुईस लैंगमुर कॉन्सेप्ट है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड को ये लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं, मतलब ये कोवलेंट बॉन्ड को कैसे देखते हैं, ये आपको बताया जाएगा। क्योंकि सभी साइंटिस्ट की एक अलग अलग अप्रोच होती है किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड को, मॉलिक्यूल को लेकर के उसकी फॉर्मेशन के पीछे। तो ये लोग कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को अपने हिसाब से समझा रहे हैं। तो हम लोग भी जो चीजें पढ़ेंगे वो हम इनके बेसिस पे पढ़ रहे हैं कि लुईस और लैंगमुर के जो कंबाइंड एफर्ट थे उसके अकॉर्डिंग वो इस बॉन्ड को कैसे ट्रीट करते हैं। देखो ये क्या कहते हैं कि कोई भी एक ऐसा बॉन्ड जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हो। अब म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि अगर पहला वाला एटम है वो अगर अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन लगा रहा है तो अगले वाला भी वहां पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन लगाता हुआ दिखे, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है कि वहां पे जो शेयरिंग है वो उन दोनों के बीच में होगी, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी का पर्टिकुलरली नहीं हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए तो ऐसा नहीं है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन रखे कोई दूसरा भाग जाएगा, पहला भाग जाएगा। वो जब तक है वहां पर वो दोनों उसको शेयर करेंगे जब तक उनको जरूरत है, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। उसके साथ साथ ये जो म्यूचुअल शेयरिंग है क्यों होती है, ताकि वो पर्टिकुलर एटम अपना ऑक्टेट या फिर डुप्लेट पूरा कर ले। अगर ऑक्टेट का मतलब है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो होते हैं, हीलियम से ऊपर वाले, मतलब वो सब अपना ऑक्टेट पूरा करने की तरफ भागेंगे। और जो हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन अगर कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है तो वो क्या करता है, वहां पर वो अपना डुप्लेट पूरा करता हुआ दिखता है। बाकी जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो कोवलेंट बॉन्ड है या कोवलेंट जो लिंकेज है, कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट लिंकेज को पढ़ने के लिए हमें किसका ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम उस शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे या कंट्रीब्यूट हो रहे होंगे, वही उस एटम की क्या बोल दी जाएगी, अपने पास कोवैलेंसी यहाँ पर बोल दी जाएगी। अब इसको समझते हैं। देखो कोवलेंट बॉन्ड को यहाँ पर बना करके देख लेते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो काम कैसे करता है। सबसे पहले जो यहाँ पर इन्होंने डुप्लेट का एग्जांपल दिया है, चलो मैं भी यहाँ पर डुप्लेट से ही शुरू करता हूँ। कई सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं, हमारे पास ऐसे बहुत से कंपाउंड है
जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे H2, Cl2, H2O, NH3, CH4, SO2 एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड के। तो कोवलेंट बॉन्ड में अगर आप देखोगे तो ये जितने भी अभी हमने कंपाउंड्स लिखे हैं सिर्फ वो कंपाउंड्स हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो हम लोग कुछ की स्ट्रक्चर्स बना करके देखेंगे कि कैसे आपको कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रक्चर बनानी होती है, डॉट फॉर्मेशन के थ्रू समझाना होता है। डॉट फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स का। चलो सबसे पहले कौन सा बना करके देखते हैं, आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर बना करके देखते हैं। H2 को लेकर के आते हैं। तो मैं यहां पर सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ H2। देखते हैं हाइड्रोजन की फॉर्मेशन जो हो रही है, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है, जिसके लिए भी आपको पर्टिकुलर ये लुईस अपना कोवलेंट बॉन्ड जो है बना करके दिखाना है। उसकी पहले आप लिखो कॉन्फ़िगरेशन। अब हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, तो इसके आउटरमोस्ट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे कितने हाइड्रोजन आएंगे मेरे पास, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे और दोनों अपना कितना कितना इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो पहले वाले का भी डुप्लेट पूरा हो गया और दूसरे वाले का भी क्या पूरा हो गया है यहाँ पर, डुप्लेट। तो ध्यान रहे ये लोग ऑक्टेट पूरा नहीं कर रहे हैं, ये क्या पूरा कर रहे हैं मेरे पास अपना डुप्लेट। डुप्लेट मींस 2, क्योंकि अगर इसने ये वाली कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली, अगर इसके आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब इसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई, लाइक हीलियम कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि भाई ये अब हीलियम बन गए। क्यों? क्योंकि पहले वाले के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे वाले के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, पर जैसी शेयरिंग करी अब इनके आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो गई तो क्या हो गए अपने पास, ये स्टेबल हो गए। तो इनकी जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग के पीछे रीजन यही है कि ये स्टेबल होना चाहते हैं। कैसे स्टेबल होना चाहते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करके या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर करके। अगला एग्जांपल समझते हैं, एक और एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं अपने पास, जो कि रहेगा फॉर्मेशन ऑफ Cl2। ठीक है, ये मेरे पास एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल पहला वाला भी था, दूसरा वाला भी था, मतलब जो दोनों के दोनों एटम्स लगे हुए वो दोनों सेम है। एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमने जो दोनों एटम्स लगाए थे दोनों सेम थे। क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एटॉमिक नंबर होता है 17, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, ये रहेगी हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो साथ के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। स्ट्रक्चर्स में हमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाने, मुझे इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाने, वो इनर्ट है। जब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे तो उसको क्यों बनाएंगे, तो किसको बनाएंगे, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहाँ पर बनाते हुए दिखाएंगे। तो अगर क्लोरीन को यहाँ पर बनाया जाएगा तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखाने हैं मेरे को, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने। अब पहले वाले क्लोरीन को भी पता है कि भाई मेरे को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दूसरे को भी पता है मुझे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दोनों क्या क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे, ताकि दोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपने पास इनर्ट गैस जैसी हो जाए। मतलब क्लोरीन के बाद आर्गन पड़ता है, या मैं बोलूं ये अपना क्या पूरा कर ले, ये पूरा कर ले अपना ऑक्टेट। तो 7 में 1 जोड़े तो 8 होता है, इसीलिए ये दोनों अपने पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन लगाते हुए दिखेंगे, आपको एक एक इलेक्ट्रॉन लगाते हुए दिखेंगे। तो पहला वाला जो क्लोरीन है उसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और जो दूसरा वाला क्लोरीन है उसका भी ऑक्टेट अपने पास यहाँ पर पूरा हो गया। तो इन्होंने इस बार डुप्लेट पूरा नहीं करा, इन्होंने क्या पूरा किया है, अपना ऑक्टेट पूरा किया है, और एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, जो कि किसकी जैसी हो गई है अपने पास, आर्गन जैसी। तो ये है मेरे पास कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब ये जो कोवैलेंसी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में एग्जांपल में कोवैलेंसी कितनी कितनी थी, अगर कोवैलेंसी की बात करी जाएगी हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी यहां पर कितनी है, 1। कोवैलेंसी का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लगा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स लगा रहा है यहां पर हाइड्रोजन, 1 लगा रहा है। अगले वाले में क्लोरीन को अगर देखेंगे तो क्लोरीन की कोवैलेंसी कितनी है, यहां पर भी अगर कोवैलेंसी निकालें, क्लोरीन की भी कोवैलेंसी कितनी आएगी, 1 ही निकल करके आएगी, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर एक एटम ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें। तो सिर्फ उसने कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करें, दोनों ने 1-1। अब आ जाते हैं बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स पर। देखो यहां पर जो ये हाइड्रोजन है, अगर मैं हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर बनाता तो मैं क्या बनाता, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ही तो बनाता। ठीक है, तो यहां पर जो बॉन्ड पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, कितने बॉन्ड पेयर हैं, 1 बॉन्ड पेयर है, और 1 बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल करके आ रहे हैं, यहां पर 2। ठीक है, 1 बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल करके आ रहे हैं, 2। अब इसके अलावा कोई एटम है नहीं, तो इससे ज्यादा बॉन्ड पेयर होंगे भी नहीं, जहां पर होंगे फिर वहां पर हम देखेंगे अलग अलग तरीके से कैसे काम करता है। क्या यहां पे कोई लोन पेयर है, क्या यहां पे कोई लोन पेयर है,
जी नहीं, यहां पे कोई लोन पेयर नहीं है, नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल्स टू 0। अब ये लोन पेयर क्या होता है, ये क्या नया शब्द आ गया हमारे पास। देखो ध्यान रहे कि लोन पेयर क्या होता है मेरे पास। लोन पेयर, लोन मतलब अकेला और पेयर मतलब दो, ये आपके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं मेरे पास, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बच जाएंगे। कब बच जाएंगे, जब आपका कोई मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है, मतलब पूरा स्टेबल हो जाता है, पर उसके बाद भी ये क्या हो जाएंगे, अपने पास बच जाएंगे। तो ये वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने आपके पास क्या करा था, जिन्होंने आपके पास उस एटम के वैलेंस शेल के थ्रू पार्टिसिपेट किया था बट कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर मैं अगला वाला देखूं जो Cl2 है, अगर आप Cl2 की स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड दिखाओगे, बट दोनों ही क्लोरीन ने कितने कितने लोन पेयर बचा लिए अपने, दोनों ही क्लोरीन ने 3-3 लोन पेयर बचा लिए, क्योंकि उनका एटॉम्स में 7 इलेक्ट्रॉन थे, पर सातों के सातों पार्टिसिपेट थोड़ी कर रहे हैं। तो लोन पेयर्स क्या होते हैं मेरे पास, लोन पेयर्स होते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि बच जाते हैं। कब बच जाते हैं, जब आपका मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है या स्टेबल हो जाता है, उसके बाद भी ये बच जाएंगे। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो बॉन्ड पेयर है, यहां पर भी बॉन्ड पेयर कितने हैं, एक ही बॉन्ड पेयर है, और एक बॉन्ड पेयर का मतलब होता है एक बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड पेयर 2 आ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर की बात करें तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ईच क्लोरीन, हर एक क्लोरीन एटम पर कितने लोन पेयर हैं आपके पास, 3 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है, 1 2 3, 3 लोन पेयर निकल करके आ रहे हैं। और 3 लोन पेयर का मतलब हो गया कितने, 6 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, यहाँ पर 6 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल में, एक क्लोरीन पर। ठीक है, पर क्लोरीन एटम आपके पास 6 नॉन बॉन्डेड है, तो 6 और 6 अगर देखें तो टोटल 12 है, बट एक क्लोरीन पर 6, और हमें भी पर एटम ही कैलकुलेट करना है या पर एटम निकालना होता है। सिमिलरली आगे चलते हैं, कुछ और मॉलिक्यूल्स भी बना करके देख लें, पहले आप लोग ये नोट कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, जैसे वाटर था अपने पास, H2O को बनाते हैं। H2O कैसे बनेगा, अब H2O हमारे पास एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि 2 एटम यहाँ पर हाइड्रोजन के लगे हुए हैं और एक एटम किसका लगा हुआ है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन आपके पास सेंट्रल एटम हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन की लिंकेज है, तो ऑक्सीजन को मैं सेंट्रल एटम बनाऊंगा, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी कन्फिग्रेशन लिखेंगे। हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन तो इससे सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता, 1s1। ऑक्सीजन की होती है 1s2 2s2 2p2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता था मेरे पास, 8। ठीक है, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4, और सभी लोग यही वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कोई भी बच्चा ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ना कह दे 2,6, भाई इसको भूल जाओ आप लोग, कोई ऐसे नहीं लिखेगा कि 2,6 होता है ऑक्सीजन। तो क्यों, क्योंकि आपके 9-10 तक का कॉन्सेप्ट उसको वहीं पे छोड़ देंगे। अब ऐसा मत समझना कि अभी तो सर हम लोग ऐसे ही लिख रहे हैं, पर बाद में जब पेपर में आएगा तब सही लिखेंगे, नहीं, ये नहीं होता है। आपको अगर एक बार कोई गलत चीज लिखने की आदत पड़ गई तो फिर वो जाएगी नहीं, फिर आप उसको हमेशा ही ऐसे लिखोगे। तो ध्यान रहे, हम लोग sp और d की टर्म्स में ही लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ। तो एक ऑक्सीजन से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन को बना देता हूँ और उसके दोनों साइड क्या लगा देता हूँ, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनना है वो बनना है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो मतलब दोनों अपना क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। हाइड्रोजन के पास एक मजबूरी है कि हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो एक से ज्यादा नहीं है। तो ऑक्सीजन कहेगा भाई मैं भी एक से ज्यादा क्यों लगाऊं, मैं भी कितने इलेक्ट्रॉन दूंगा इसे, बस अपनी तरफ से एक ही इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा। अगर ऑक्सीजन अपने पास दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन लगा दे तो मेरे को बताओ इसके आउटर मोस्ट में कितने थे, ये क्या यहाँ पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे से इसने सिर्फ 2 लगाए हैं, अगर 2 लगाए हैं तो कितने बचा लिए, 4 बचा लिए। तो वो 4 मेरे पास किसकी तरह काउंट हो गए, लोन पेयर की तरह। हाइड्रोजन ऑक्टेट तो पूरा करता नहीं है, हाइड्रोजन तो क्या पूरा करता है, डुप्लेट। हो गया इसका डुप्लेट पूरा, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 थे, और अब ये 6 के साथ 2 आ गए, तो कितने हो गए टोटल, 8। 2 2 4 2 6 2 8, तो ये हो गया आपका H2O पूरा। और अगर यहाँ पर वाटर की स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे वाटर की स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन के साथ क्या लगी हुई है, 2 हाइड्रोजन लगी हुई है। अब मैंने जो शेप है ये वी शेप या बेंट शेप बना रखी है, क्योंकि ये ऐसी ही होती है। इसको भी आप लोग आगे चैप्टर में पढ़ोगे, कोई लीनियर मत बनाना, सीधी मत बनाना, क्योंकि इसकी शेप होती है ऐसी, तो केमिस्ट्री जैसी रहती है भाई, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ते हैं। नहीं तो आप कहोगे कि पहले तो कुछ और पढ़ाते हैं, अब कुछ और पढ़ा दिया, कि कैसा सब्जेक्ट है ये, फिर इसमें जो पढ़ाते हैं कहते हैं वो तो गलत था, ये सही है। नहीं, गलत और सही कुछ नहीं होता है, बात ये होती है कि आपने कहाँ से पढ़ना शुरू किया है। तो आप यहीं से सही पढ़ते हुए चलो, कोई चीज आपको गलत लगेगी नहीं। ये शेप वी शेप या बेंट की होती है, इसका आपको आगे रीजन मिल ही जाएगा, अभी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं लोन पेयर की, तो अगर आप देखोगे लोन पेयर कितने निकल करके आ रहे हैं ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हो गए मेरे पास,
2 लोन पेयर हो गए। और बॉन्ड पेयर कितने हैं ऑक्सीजन के? ऑक्सीजन के जो बॉन्ड पेयर हैं वो भी कितने हैं मेरे पास? कितने बॉन्ड बना रखे इसने? 1 2 बॉन्ड यहां पर बन रखे, तो ये आपको दिख जाएगा यहां पर 2 बॉन्ड बनाता हुआ। और 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी के बगल में एक और एग्जांपल यहां पर बना करके देख लेते हैं, जो कि रह सकता है मेरे पास अमोनिया का, विच इज NH3। अमोनिया को अगर बना करके देखें, देखो अगर NH3 को बना करके देखें, या एक काम करते हैं, चलो एक डबल बॉन्ड वाला कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एक डबल बॉन्ड करा देता हूं, जैसे अपने पास रहता है CO2। NH3 एक सिंपल है, जल्दी से बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। CO2 करके देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s2 2s2 और 2p2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे पास? 6। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन अभी हम लोगों ने लिखी 1s2 2s2 2p4, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना था इसका? 8। अब अगर इसको बनाए तो एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन लगी हुई है, तो बीच में बनाते हैं कार्बन और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बनाते हैं ऑक्सीजन। आपको भी पता है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 और 2 8 होता है, और वैसे ही 4 और 4 क्या होता है? 8। तो एक क्या चाहता है? एक चाहता है मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, और दूसरा चाहता है कि मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए? 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। तो कार्बन को जो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखो वो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा? 2 इधर से लेगा, 2 इधर से लेगा, क्योंकि जब 2 दोनों ऑक्सीजन से लेगा तो दोनों ऑक्सीजन का भी तो काम पूरा हो गया, क्योंकि पहले वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 होने के लिए, और दूसरे को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 होने के लिए। तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इधर लगाएगा और 2 इधर लगाएगा, इससे ज्यादा लगा भी नहीं सकता है क्योंकि थे ही 4। पर ऑक्सीजन क्या कर रहा है भाई? देखो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इसके साथ भी 2 लगा रहा है, इसके साथ भी 2 लगा रहा है, बट ऑक्सीजन के पास कितने? टोटल 6। अगर 2 लगाए तो कितने लोन पेयर बचा लिए इसने? 2 लोन पेयर बचा लिए, लेफ्ट हैंड साइड वाले ने भी और राइट हैंड साइड वाले ने भी। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। और अगर ऑक्सीजन खुश तो कार्बन तो वैसे ही खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि ये भी तो 8 हो गया, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब यहां पर ध्यान रहे, यहां पर एट अ टाइम इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड पेयर दिखाऊंगा मैं? एक बॉन्ड पेयर नहीं दिखाऊंगा, कितने बॉन्ड पेयर दिखाऊंगा? यहां पर टोटल 2 बॉन्ड पेयर दिखाऊंगा। तो कार्बन के साथ लेफ्ट हैंड साइड भी डबल बॉन्ड बनेगा और राइट हैंड साइड भी डबल बॉन्ड बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, दोनों तरफ से 2 आए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड भी डबल बॉन्ड और राइट हैंड साइड भी डबल बॉन्ड, और लेफ्ट हैंड साइड भी 2 लोन पेयर और राइट हैंड साइड भी 2 लोन पेयर। ये हो गई मेरे पास किसकी स्ट्रक्चर? ये हो गई अपने पास CO2 की स्ट्रक्चर। चलो इसके बाद सिमिलरली अब एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का। जैसे हम लोगों ने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड कर लिया है, अब एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पर आ जाते हैं। देखो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो N2 हमारे पास एक एग्जांपल रह सकता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का। देखो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, 1s2 2s2 2p3। तो दोनों के दोनों नाइट्रोजन क्या कर सकते हैं? दोनों के दोनों नाइट्रोजन एट अ टाइम 5 इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। पर आपको भी पता है कि 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होता है, तो दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक है, 5 और 3 8 होता है। तो पहला नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन जब एक दूसरे के साथ लगेगा तो पहला भी 3 इलेक्ट्रॉन लगा देगा और अगला भी 3 इलेक्ट्रॉन लगा देगा आपके, क्योंकि इनको पता है कि हम लोग 3-3 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। राइट हैंड साइड वाला भी 8 हो गया और लेफ्ट हैंड साइड वाला भी 8 हो गया। तो N ट्रिपल बॉन्ड N करेंगे तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई मेरे पास। ये N ट्रिपल बॉन्ड N से ही दिखाएंगे इसको। राइट हैंड साइड पर भी एक लोन पेयर बच गया और लेफ्ट हैंड साइड पर भी क्या बच गया आपके पास? एक लोन पेयर। तो ये हो गया मेरे पास N2। और N2 किसका एग्जांपल है? N2 आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पर क्या फॉर्म हुआ मेरे पास? एक ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके इन्होंने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। और ध्यान रहे, कभी भी 2 बॉन्डेड एटम्स के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड से ऊपर बॉन्ड नहीं बनता है। 4 कोवैलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है। 4 का मतलब ऐसा होता है कि 2 इधर और 2 उधर बनेंगे, बट मैं कह रहा हूं एक ही साइड पे जब आप इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करोगे तो एट अ टाइम एक एटम की तरफ से 3 ही शेयर होते हैं। ठीक है, 4 के लिए 2 इधर होते हैं, या 4 सिंगल हो सकते हैं, बट एक ही साइड से आप 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं शेयर कराते हो। ठीक है, और ऐसा क्यों नहीं हो सकता है आगे आपको इसका जो रीजन है वो पता चल जाएगा। तो ये थे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल किसके? यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्डिंग के। आई होप आपको कोवैलेंट बॉन्डिंग भी समझ आया होगा। और इसी के साथ हमारे पास बॉन्डिंग का जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है। और अगला जो टॉपिक है वो रहेगा आपके पास अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आप नेक्स्ट टॉपिक जरूर देखिएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स।